रात का वक्त था, तारे चमक रहे थे और उनके बीच बोगमारिन की वो ऊंची जादुई टावर खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर से बड़ी अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थीं। कोई एक आदमी को चिल्लाकर बोल रहा था कि अपनी पूरी ताकत इकट्ठी कर और बेहोश होने की गलती मत करना, क्योंकि अभी हम तेरे साथ खत्म नहीं हुए हैं। चारों तरफ लोहे की जंजीरें दिख रही थीं और दीवारों पर इंसानी शरीर के चीरा फाड़ी वाले पोस्टर्स लगे हुए थे। ऑर्डर दिया गया कि इसे फिर से वो स्टिमुलेंट दो। पिछली बार वो 461 सेकंड्स तक टिका था। आज इस नए रिएजेंट के साथ वो थोड़ा ज्यादा देर तक टिक गया। इन रिजल्ट्स को देखकर तो लगता है कि ये बड़ा ही टैलेंटेड एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, मतलब काम की चीज है। वो लोग एक जवान लड़के की बात कर रहे थे जो जंजीरों से लटका हुआ था और खून बहने की वजह से मरने की हालत में था। उस आदमी ने बताया कि ये मैजिक पावर सर्किट का 70 सेकंड स्टिमुलेटर था। क्या हम मान लें कि मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो गया है और इम्यूनाइजेशन वैक्सीन दब गई है? दूसरे आदमी ने, जो उस सब्जेक्ट को देख रहा था, कहा कि ये तो काफी अच्छा रिजल्ट है। इस टावर में, जिसे एम्पायर की सबसे ताकतवर जगह माना जाता है, वहां उन्होंने एक ऐसा स्टिमुलेटर भी दिया जो दिमाग की मेमोरी बढ़ा देता है। वो बेचारा लड़का धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। आखिर उस जैसा होशियार दिमाग वाला लड़का यहाँ कैसे फंस गया? इस सीक्रेट लैब में हर जगह चींटियों से भरे हुए डब्बे रखे थे। ऑर्डर आया कि स्टिमुलेंट को जबरदस्ती एक्टिवेट करो। उसके बाद वो कैदी खून की उल्टियां करने लगा। उसका हाल एकदम खराब हो गया। वो जवान लड़का चिल्लाया, बस करो, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची जो जंजीरों से बंधी थीं और उसकी कलाइयों से खून निकलने लगा। उस आदमी ने कहा कि ये सब्जेक्ट बहुत शोर मचा रहा है और बोला कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद मुझे रिपोर्ट चाहिए। एक दूसरे लड़के ने टावर के हेड से कहा कि वो सब संभाल लेगा, लेकिन उस कैदी के दिमाग में अभी भी वही सवाल था, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं उस मैजिक टावर में क्यों मर रहा हूँ जहाँ आने का मैंने कभी सपना देखा था? एक ऑब्जर्वर ने उसके बाल पकड़कर उसका सिर उठाया और पूछा, हाँ भाई वर्डन, कैसा लग रहा है? उसे होश में रहने को कहा गया। उस ऑब्जर्वर ने ताना मारा कि वर्डन का मैजिशियन तो एकदम बेकार निकला। लोग इसकी थोड़ी तारीफ क्या कर देते थे, ये तो हवा में उड़ने लगा था। बस इसलिए अब एक सीक्रेट लैब में वर्डन की लाइफ फोर्स और उसका सारा ज्ञान निचोड़ा जा रहा था। एक लड़के ने वर्डन से कहा, चल अब हमेशा की तरह कुछ दिमाग चला और खुद को प्रूव कर। वर्डन घुटनों के बल झुका हुआ था, हाथ जंजीरों से टंगे हुए थे। उसका खून से लथपथ शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो लड़का बोला कि वर्डन अब इस हालत में बेहोश भी नहीं हो सकता। फिर उसने पीछे मुड़कर पूछा कि वर्डन घूर क्या रहा है। उसने देखा कि एक्सपेरिमेंट वाली चींटियां इधर उधर फैल गई हैं, तो उसने तुरंत उन्हें सही करने का ऑर्डर दिया। असिस्टेंट्स ने वेलर से माफी मांगी। वेलर ने कहा कि वर्डन तो बस एक कीड़े मकोड़े जैसा है, इसके पास रत्ती भर भी मैजिकल पावर नहीं है, इतनी भी नहीं कि अपनी जंजीरें तोड़ सकें, इसलिए किसी को उसकी याद नहीं आती। वैसे ये हमारे लिए अच्छा ही है, इसकी वजह से हमें एक एस रैंक एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट मिल गया। वो दोस्त जिसके साथ उसने मैजिक टावर में एंट्री ली थी, उसे तो विदेश में पढ़ने की स्पॉन्सरशिप मिल गई। रोबलिन बेचारी, कैसा दोस्त मिला उसे? वेलर ने कहा। जमीन पर कुछ चींटियां कुचली गई थीं। वर्डन ने धीरे से कहा, चुप हो जाओ। वेलर हैरान था कि ये बड़बड़ कौन कर रहा है। फिर वर्डन अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाया और बोला, ओए कुत्तों, अभी के अभी चुप हो जाओ। ये सब 15 साल पहले शुरू हुआ था। उस लड़के के माँ बाप नहीं थे और वो अनाथालय में बड़ा हुआ। उसका सपना था एक महान मैजिशियन बनना। आखिर में वो मैजिक सीखने के लिए मैजिक टावर पहुंच गया, लेकिन वो कितनी भी मेहनत कर लेता, वो मैजिशियन नहीं बन पा रहा था। प्रॉब्लम थी रैंक 1 डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्शन। जब वो 7 साल का था, उसका मैजिक कॉम्पैटिबिलिटी टेस्ट हुआ था, जिसमें साफ पता चला कि वो कभी मैजिशियन नहीं बन पाएगा। वो अनटैलेंटेड था। ये उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा झटका था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, क्योंकि मेज बनना उसका जुनून था। इसलिए जब वो सफाई करता था तो चुपके से कमरों में छूटी हुई किताबें उठा लेता था। उसने मैजिक टावर की लाइब्रेरी से भी बहुत सारी किताबें पढ़ीं। भले ही उसके पास पावर्स नहीं थी, पर उसके दिमाग में कोई शक नहीं था। इसी तरह कई साल बीत गए। वर्डन तो असलियत में एक जीनियस निकला। आखिरकार वो मैजिक टावर में एक रिसर्च असिस्टेंट बन ही गया। उसके एक साथी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जीनियस लफ्ज भी उसके लिए छोटा है। एक मामूली सा रिसर्चर इतना बड़ा आइडिया ला कैसे सकता है? ये बात सिर्फ पूरे मैजिक टावर ने ही नहीं, बल्कि वहां के हेड मिस्टर बालरोग ने भी मानी। तब जाकर वर्डन को एहसास हुआ कि उसका दिमाग सिर्फ टैलेंटेड नहीं, बल्कि खतरनाक वाला जीनियस है। वर्डन ने लुकार्ड का शुक्रिया अदा किया और कहा कि प्रेजेंटेशन से पहले उसे इस थीसिस को प्रूफ करना होगा। लुकार्ड ने अचानक पूछा कि क्या वर्डन ने ये किसी और को भी दिखाया है? वर्डन ने साफ कह दिया कि उसने सिर्फ लुकार्ड पर भरोसा करके उसे ये दिखाया था। लुकार्ड ही अकेला ऐसा क्लोज कलीग था जो वर्डन की कदर करता था। वर्डन को लगा कि शायद अब उसके पास टावर में एक नौकर नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट बनकर रहने का मौका है। लेकिन वर्डन की ये सोच तब चकनाचूर हो गई जब लुकार्ड ने उसके सारे काम को अपना बताकर पब्लिक कर दिया। वर्डन को बहुत देर से पता चला और वो तुरंत टावर के हेड के पास भागा। वर्डन ने बालरोग से बहस की, सर, ये मेरा आइडिया था। प्रेजेंटेशन से एक दिन पहले मेरा काम चोरी हो गया और लुकार्ड ने इसे अपने नाम से पेश कर दिया। टावर के हेड ने पूछा, क्या तुम सच में ये कह रहे हो
कि मल्टी डायमेंशनल कॉन्टिन्यूटी की थ्योरी तुमने लिखी है? वर्डन को लगा कि बोगमिर का इतना बड़ा हेड बालरोग बेसास उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने देगा। उसने कहा कि वो शुरू से सब कुछ समझाने को तैयार है। बालरोग ने जवाब दिया कि ये तो बड़ा हैरान करने वाला है। उसने आगे कहा कि मुझे नहीं पता था कि आम रिसर्चर्स में इतना टैलेंट छुपा है। बालरोग मुस्कुराया और वर्डन को 2 दिन बाद अपनी लैबोरेटरी में बुलाया, उस वक्त जब चांद छुपा हुआ हो। वर्डन सोच रहा था कि काश वो उस दिन हेड के पास ना गया होता। अगर वो टावर से भाग गया होता तो क्या वो अगले 7 साल एक नॉर्मल जिंदगी जी पाता? उसे जबरदस्ती टावर के हेड की लैब में कैद कर लिया गया। वेलर ने उसे एक बेचारा नल्ला कहा जो हमेशा विरोध करता रहता था। कल उन्हें एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी और बढ़ानी थी। वर्डन दिन में मजदूर बन गया और रात को एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक सब्जेक्ट। वर्डन को बताया गया कि वो उसके ऊपर एक मैजिक सर्कल बनाएंगे ताकि उसकी थ्योरी कंफर्म हो सके। वो उसकी नसों में ड्रग्स डालते और उसका रिएक्शन देखते, नए नए पोशंस चेक करते। अब उस बेचारे की पूरी जिंदगी उस मैजिक टावर के नाम हो गई थी। जब उसने सच बताने की कोशिश की तो किसी ने उसका यकीन नहीं किया। उल्टा टावर के हेड ने उसे धमकी दी कि वो उसके अपनों को खत्म कर देगा। वर्डन को लगा कि अब सब खत्म हो चुका है। वो क्या कर सकता था? उसने अपनी आंखें बंद की और बचपन की यादें उसके सामने आने लगीं। वो रालिन नाम की एक लड़की के पीछे भाग रहा था। उसे अपना बचपन याद आया जब रालिन ने कहा था कि वो दोनों बड़े होकर महान मैजिशियंस बनेंगे। उन्होंने एक दूसरे से पिंकी प्रॉमिस किया था। वर्डन ने सोचा कि काश उसकी मैजिक पावर थोड़ी और ज्यादा होती तो शायद आज हालात कुछ और होते। उस वक्त वो एक अकेली काल कोठरी में था जो चींटियों से भरी थी। क्या वाकई सब खत्म हो गया था? वर्डन को वही पुरानी आवाज फिर से सुनाई दी जो उसे हर एक्सपेरिमेंट के वक्त आती थी। क्या उसमें अभी भी थोड़ी जान बाकी थी? शायद मौत ही बेहतर होती। वर्डन ने एक चींटी को मसल दिया। फिर अचानक उसने सोचा कि इतनी जल्दी हार मानना ठीक नहीं है। वो मरना नहीं चाहता था। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ था। वर्डन का पूरा शरीर फिर से चींटियों से भर गया। बदला लेने और जिंदा रहने के लिए उसे डटे रहना था, अपने दांत पीसकर सब कुछ सहना था। उसके अंदर से एक आवाज आई कि वर्डन का नया जन्म होगा और अब उसे कोई कुचल नहीं पाएगा। उसके पास इतनी ताकत आएगी जो उसकी औकात से बाहर होगी। वर्डन ने ठान लिया कि वो पिछले 7 साल के जुल्म का बदला लेने के लिए अपनी तलवार को एकदम रेजर जैसा शार्प करेगा। उसने सोच लिया कि वो टूटा नहीं है और वो इस इकलौती मुसीबत को हल कर लेगा। इतनी बड़ी ताकत के सामने सिर्फ होशियार होना ही काफी नहीं है। अब किस्मत को चुनौती देना, पुरानी थ्योरीज की हदों को तोड़ना और अपने शरीर को नए तरीके से बनाने का मेथड पूरा करना जरूरी था। उसे एक ऐसी थ्योरी बनानी थी जो सीधा आसमान से टक्कर ले सके। वर्डन ने ठान लिया था कि कल वो अपनी सारी लिमिट्स पार कर देगा। इसके लिए तैयारी पहले से ही थी। वो मौत से टक्कर लेने वाली थ्योरी जिससे उसका बॉडी रिस्ट्रक्चर हो सकता था, उस वक्त पूरी हुई जब उसने अपनी मौत को गले लगा लिया था। अब बस इसे साबित करना बाकी था। उसके पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जिससे वो एक बार मैजिक यूज कर सकता था। वर्डन ने सोचा कि आगे चलकर उसके अंदर मैजिक खुद ब खुद डेवलप हो जाएगा। उसने फैसला किया कि कल शाम तक वो आज़ादी वापस पा लेगा। एक लंबी रात बीती और आखिरकार वो दिन आ गया जब उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। सुबह होते ही वेलर ने कहा कि चल लैब साफ करने का वक्त हो गया है। खून साफ करना था और जख्मों को भरना था। क्या वर्डन इस छोटे से एक्सपेरिमेंट के बाद सारी रात रोता रहा? वेलर ने ताना मारा। फेस्टिवल आने वाला था, इसलिए सुस्ती दिखाने का टाइम नहीं था। लैबोरेटरी पहुंचकर वर्डन ने सब कुछ सही से साफ सफाई करना शुरू कर दिया। तभी रालिन वहां आई और पूछा कि क्या वो अकेले ही सफाई कर रहा है। वर्डन ने पूछा कि वो यहाँ क्यों आई है। लड़की ने जवाब दिया कि वो जाने से पहले अपने दोस्त को गुड बाय बोलने आई है। वर्डन को याद आया कि रालिन ने बताया था कि वो अब मैजिकल सिटी वेरुन में पढ़ने जा रही है। सिर्फ सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही ये स्पेशल मौका मिलता है। वर्डन ने उसे बधाई दी और उम्मीद जताई कि सब अच्छा होगा। रालिन ने कहा कि उसका ऑफर अभी भी खुला है, वो चाहे तो उसके साथ विरेन चल सकता है। वहां उसे उन जाहिल लोगों से पाला नहीं पड़ेगा जो उसकी बेइज्जती करते हैं। वर्डन को मैजिक सीखने के नए मौके मिलेंगे। लड़की शर्म से लाल हो गई और बोली, मुझे गलत मत समझना, बस मुझे कोई बात करने वाला चाहिए था, बस इतनी सी बात है। वर्डन ने तमीज से स्माइल किया और कहा कि वो यहीं रुकेगा और उसे रेगुलर लेटर्स लिखता रहेगा। जाती हुई गाड़ी को देखकर वर्डन थोड़ा उदास था। रालिन को कुछ नहीं पता था कि यहाँ असलियत में क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई जो वर्डन को तुरंत साथ चलने का ऑर्डर दे रही थी। वर्डन बस एक बात के लिए लड़की का शुक्रगुजार था कि उसने उसके प्लान में कोई रुकावट नहीं डाली। मैजिक फेस्टिवल दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक था जो पहली मैजिक टावर बनने और मैजिक के पुनर्जन्म की खुशी में मनाया जाता था। टावर में ये सबसे बिजी दिन था। जब फेस्टिवल शुरू होता है तो सारे बड़े बड़े मैजिशियंस शहरों में चले जाते हैं और सिर्फ छोटे मोटे लोग ही अपनी जगह पर रुकते हैं। वर्डन ने दरवाजा खटखटाया और अंदर गया। एक आदमी ने पूछा कि इतनी देर गए यहाँ क्या कर रहा है। वर्डन ने कहा कि टावर के हेड ने उसे ट्रेजर वॉल्ट साफ करने को कहा है। आदमी ने झिड़क कर कहा कि पहले परमिशन मांगनी चाहिए थी, दिमाग नहीं है क्या? फिर भी मैनेजर ने उसे अंदर जाने दिया, पर वार्निंग दी कि ध्यान से काम करना, कहीं खुरच न लग जाए। वर्डन ने ठीक है
कहा और वॉल्ट का दरवाज़ा खोल दिया। सबसे पहले उसने वो आर्टिफैक्ट एक्टिवेट किया जो आवाज़ को बाहर जाने से रोकता था। इसके लिए उसे बस एक स्फीयर पर हाथ रखना था। वार्डन को लगा कि बस यही वो पल है जब सब शुरू होगा, और वो मैजिकल हवा वाली सीढ़ियों से नीचे उतरा। उसके सामने मैजिकल रिंग्स और डायल्स थे। उसकी नज़र सेकंड सर्कल पर थी, एक पुराना आर्टिफैक्ट जिसे बनाने में टावर के हेड ने बेहिसाब पैसा खर्च किया था। इससे कोई भी मैजिशियन 3 स्पेल्स यूज कर सकता था, और ये मालिक के छुपे हुए टैलेंट को जगा देता था। वार्डन ने सोचा कि प्लान पूरा करने के लिए उसे एक स्टाफ चाहिए होगा। उसे लेने के लिए उसे प्रोटेक्टिव मैजिक सर्कल को बंद करना था, जिसके लिए 7th लेवल स्पेल को अनलॉक करना जरूरी था। टावर के हेड ने इसे खुद बनाया था। पूरे 7 साल तक हमारे हीरो ने इसी स्पेल को तोड़ना सीखा था। वार्डन ने ठान लिया था कि जिस चीज पर टावर के हेड को इतना घमंड है, उसे वो अपने हाथों से तबाह कर देगा। वहां टेबल पर बैठा एक आदमी शिकायत कर रहा था कि बाकी सब तो फेस्टिवल के मजे ले रहे हैं और उन्हें जबरदस्ती इस सोर्स ऑफ पावर की रखवाली करनी पड़ रही है। दूसरे बंदे ने कहा कि भाई अब क्या कर सकते हैं, हमारी किस्मत ही खराब थी। एक आदमी जिसके हाथ में बड़ा सा मग था, वो बोला कि बस इसीलिए तो मैं ये सब झेल रहा हूँ। अगर बात सिर्फ स्किल की होती तो पक्का मुझे ही चुना जाता। तभी दरवाजा खुला और वार्डन वहां खड़ा था। उस आदमी ने कहा, ओए, सही टाइम पर आया है, जा थोड़ी और दारू लेकर आ। उसने हवा में फेंका कि जब वो टावर का हेड बन जाएगा तो ऐसी सस्ती दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके साथी ने मजाक उड़ाया कि बेटा, टावर का हेड बनना इतना आसान नहीं है। वार्डन ने पीछे मुड़कर देखा, उसके हाथ में उसका स्टाफ था और वो कमरे से निकल गया। वो आदमी अभी भी चिल्ला रहा था कि वो हेड बनकर दिखाएगा, और उसका दोस्त उसे फ्री दारू के सपने दिखा रहा था। वार्डन ने अपना स्टाफ घुमाया और अपना असली प्लान शुरू कर दिया। वो आदमी हैरान होकर पूछा, ओए लड़के, ये क्या कर रहा है तू? टेबल पर बैठे बंदे ने पूछा, क्या वार्डन पागल हो गया है? वार्डन ने नहीं सोचा था कि वो लोग इतना जल्दी रिएक्ट करेंगे। वो आदमी टेबल से उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाया, इस गद्दार की इतनी हिम्मत कि एक मेज को नुकसान पहुंचाए, इसका दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसने 3rd लेवल मैजिक स्पेल सुनामी फेंका। पूरे कमरे में एनर्जी की एक भयंकर लहर उठी। वार्डन ने तुरंत 3rd लेवल अर्थ स्पीयर स्पेल से जवाब दिया। सुनामी वहीं रुक गई और दब गई। उस मेज ने देखा कि मिट्टी का भाला उसकी तरफ तेजी से आ रहा है। उसे डरने तक का वक्त नहीं मिला। उस अटैक से मेज की छाती पर चोट लगी और खून बहने लगा। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि वार्डन ने ये किया कैसे। वो तो एक बेचारा 1st लेवल का बंदा था, उसने मैजिक यूज कैसे कर लिया? वार्डन ने पूछा। क्यों हैरान हो गए कि एक टेस्ट सब्जेक्ट ऐसा कर सकता है? जब तुम लोगों के साथ ज्यादा खेलते हो ना, तो यही होता है। ये पहली बार था जब वार्डन ने मैजिक टावर के पावर सोर्स को इतने करीब से देखा था। यहाँ तक पहुंचने में 7 साल लग गए। अब इस सोर्स की माना यूज करके वो आसमान से सीधा टक्कर लेने वाला था। अगर वो फेल हुआ तो पता नहीं उसका क्या होगा, लेकिन अगर वो कोशिश ही नहीं करता तो कभी जान ही नहीं पाता। स्टाफ हाथ में लिए हमारा हीरो मैजिक सर्कल के बीचों बीच पावर सोर्स के सामने खड़ा हो गया। उसके शरीर का नया निर्माण शुरू हुआ और चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगीं। आसमान से टक्कर शुरू हो चुकी थी। वार्डन उस एनर्जी के धमाके से दर्द के मारे चिल्लाया जो उसके अंदर से फटकर निकल रही थी। टावर से एक बहुत बड़ी और ताकतवर रोशनी की किरण निकली और सीधा आसमान की तरफ गई, जिसने पूरे इलाके को चकाचौंध कर दिया। उस गाड़ी में जा रहे आदमी ने सोर्स से निकली इस कोलोसल एनर्जी को देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। टावर के हेड को समझ गया कि किसी ने उसके मैजिकल टावर में सेंध मार दी है। वार्डन अपना स्टाफ लिए हुए तबाह हुई बिल्डिंग के मलबे से बाहर निकला। वो धमाका इतना खतरनाक था कि पूरा स्ट्रक्चर ही साफ हो गया था। अगर वो जिंदा था तो इसका मतलब प्लान काम कर गया था। उसने आसपास देखा तो कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। क्या ये मैजिक टावर का हेड था? पक्का उसे अपने लोगों के साथ हुई अनहोनी का पता चल गया था। मैजिक टावर का हेड वहां पहुंचा जहां कभी उसकी टावर खड़ी थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये टेलीपोर्टेशन मैजिक सर्कल है? इसकी इतनी हिम्मत कि मेरे टावर को हाथ लगाए। बालरोग चिल्लाया कि चाहे वो कोई भी हो, एम्परर हो या कोई बच्चा, वो उसे ढूंढकर मिटा देगा। वार्डन को बहुत जोर से नींद आ रही थी। उससे हिला भी नहीं जा रहा था। उसे लगा कि थोड़ी देर यहीं पड़ा रहे। फिर उसे पानी की आवाज सुनाई दी। मैं अब कहाँ हूँ? उसने पानी में अपनी शक्ल देखी और दंग रह गया। उसकी पूरी अपीयरेंस बदल चुकी थी। उसके भूरे बाल अब राख जैसे ग्रे हो गए थे। उसकी काली आंखें अब एकदम नीली हो चुकी थीं। वार्डन बिल्कुल एक नया इंसान बन गया था। क्या शरीर के नया बनने के वक्त कुछ गड़बड़ हुई थी? वार्डन ने सोचा कि चलो, उसने मैजिक टावर के उन लोगों से हिसाब बराबर कर लिया और आसमान की जिद को भी हरा दिया। इससे पहले कि टावर का हेड उसे ढूंढ पाता, वो टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहां से तुरंत गायब हो गया। वार्डन ने ऐसा जंगल पहले कभी नहीं देखा था। मैजिक टावर में ऐसे प्लांट्स बिल्कुल नहीं थे। इसका मतलब था कि वो टेलीपोर्ट होकर आधा कॉन्टिनेंट पार कर चुका है। सीधी बात ये थी कि लड़के ने सही टाइम पर अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर ली और पहले से तैयार मैजिक सर्कल से निकल भागा। वार्डन जोर से चिल्लाया, आखिरकार मैं आजाद हूँ। वो सोचने लगा कि अब टावर के हेड की क्या हालत हो रही होगी। पक्का वो गुस्से में पागल हो रहा होगा। अगर टावर तबाह हुआ है तो वो कल्प्रीट को ढूंढेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि उनका लैब रात भाग गया है।
हालांकि सिर्फ इतने से मैजिक टावर पूरी तरह खत्म नहीं होने वाला था। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज खोए हैं, पर टावर के हेड पक्का कोई ना कोई काउंटर प्लान तैयार कर लेगा। वैसे भी बालरोग बेसास को ऐसे ही ऑलमाइटी नहीं कहा जाता। वार्डन ने सोचा कि अभी के लिए इतना काफी है। टावर्स तो फिर से बन जाएंगे, लेकिन तब तक वो खुद को इतना स्ट्रांग बना लेगा कि अपना बदला पूरा कर सके। उसने ठान लिया कि टावर का हेड जो कुछ भी बनाएगा वो उसकी आंखों के सामने सब तबाह कर देगा और उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। उसका गोल एकदम क्लियर था, बदला और एक महान मेज बनना। उसने मैजिक टावर को आखिरी बार गुड बाय कहा। जंगल में एक मॉन्स्टर अपनी कुल्हाड़ी से एक बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लड़के ने तुरंत विंड कटर स्किल चलाई और वो मॉन्स्टर वहीं ढेर हो गया। वार्डन ने अपने हाथ को देखा और सोचा कि स्किल यूज करते वक्त उसे कोई खास फर्क महसूस नहीं हो रहा। उसे लगा कि शायद बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के वक्त कोई प्रॉब्लम आई है। आंखों और बालों के रंग के अलावा उसका हुलिया ज्यादा नहीं बदला था, यहाँ तक कि उसकी माना की मात्रा भी उतनी ही थी। वार्डन ने सोचा कि अभी तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, पर अगर यहाँ गोब्लिन्स घूम रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई गांव पास ही में है। वो जमीन पर पड़े उस बॉक्स के पास गया और देखा कि वहां गाड़ी के पहियों के निशान थे। कोई जल्दी में था और अपना सामान छोड़कर भाग गया था। वार्डन ने अपनी माना डिटेक्शन स्किल ऑन की ताकि इस बॉक्स के मालिक को ढूंढ सके। उसे एक रास्ता मिला जो सीधा उस कार्ट की तरफ जा रहा था, जो अभी भी दूर भागी जा रही थी। कार्ट में एक जवान लड़का था। वो बहुत डरा हुआ था और अपने घोड़े को तेजी से भगा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मुसीबत में कैसे फंसा। बैंडिट्स के एक गैंग से भिड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, जिनकी संख्या अभी कम थी। उसे पता था कि उसकी बातचीत ना कर पाने की आदत और बैरन पाइप के साथ कनेक्शंस की बड़ी बड़ी बातें मारना और उसके मर्सनरीज का डर के भाग जाना, ये सब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर असली डर तो उस ओर्क की डरावनी स्माइल देखकर लगा। वो ओर्क बैंडिट्स पर हमला करने में बिजी था, इसलिए वो लड़का मौका देखकर कार्ट में कूद गया और तेजी से निकल भागा। कार्ट में बैठे लड़के को पीछे से एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घोड़े को और जोर से भगाने लगा। अचानक कार्ट का पहिया एक बड़े पत्थर से टकराया और कार्ट पलट गई। लड़का उड़कर दूर गिरा। जब उसे होश आया और वो खड़ा हुआ तो गिरने की वजह से उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द था। उसने चारों तरफ देखा तो अंधेरे जंगल में किसी की आंखें चमक रही थीं। ऐसी बहुत सारी आंखें थीं। खतरा एकदम पास था। जंगल से मॉन्स्टर्स बाहर निकल आए। वो देखने में बहुत ही डरावने और खतरनाक लग रहे थे। लड़के को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर में मॉन्स्टर्स उसे खत्म कर देंगे। वो खून के प्यासे मॉन्स्टर्स अपने हथियार घुमाते हुए लड़के की तरफ लपके। उसने सोचा बस अब खेल खत्म है, लेकिन अगले ही पल उस लड़के के चारों तरफ एक पत्थर की दीवार खड़ी हो गई। मॉन्स्टर्स उस तक पहुंच ही नहीं पाए। वो लड़का अब एक स्टोन माउंटेन के अंदर पूरी तरह सेफ था। दूर से देख रहे वार्डन ने सोचा कि अरे, उस लड़के के लिए हवा आने का छेद तो छोड़ना चाहिए था। वार्डन ने उस पहाड़ी पर छलांग लगाई और फैसला किया कि इससे पहले कि वो लड़का बाहर आए, वो इन मॉन्स्टर्स का काम तमाम कर देगा। वार्डन ने सोचा कि कहीं वो लड़का अंदर दम घुटने से मर न जाए। उसने डिसाइड किया कि उस गोब्लिन को छोड़कर ये उसका पहला असली मुकाबला होने वाला है। वो मॉन्स्टर्स एकदम गुस्से में पागल होकर वार्डन की तरफ लपके। वार्डन को लगा कि अपनी नई पावर्स टेस्ट करने का ये सॉलिड मौका है। उसने तुरंत फायर मैजिक एक्टिवेट किया। अगले ही पल ढेर सारे मल्टीफायर एरोज मॉन्स्टर्स की तरफ धुआंधार तरीके से निकले और उन्हें वहीं जलाकर राख कर दिया। मॉन्स्टर्स के लीडर ने ऑर्डर दिया कि इस बंदे को घेरो और खत्म करो, लेकिन वार्डन ने फायर एरोज के तुरंत बाद व्हर्लविंड स्किल ऑन कर दी। इसके बाद उसने डबल स्पेल मारा, मतलब एक साथ दो स्किल्स का यूज। आग की लपटों वाले तीरों की बारिश मॉन्स्टर्स पर होने लगी। वार्डन अपने हाथों से उनकी डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा था। वो खुद हैरान था, क्योंकि पहले वो एक गोब्लिन तक को ढेर नहीं कर पाता था, मगर अब उसकी ताकत में जो इजाफा हुआ था वो साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद वार्डन ने चारों तरफ देखा, एक भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा था। उसने सोचा कि अब इस लड़के को आजाद करना चाहिए, वरना वो घुटन से मर जाएगा। आखिर इतनी दूर वो इसीलिए तो आया था। अचानक एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर वार्डन के पीछे प्रकट हुआ। क्या वो बच गया था? थोड़ी देर बाद वो लड़का फिर से अपनी कार्ट चला रहा था। उसने बताया कि उसका नाम कॉनराड है और वो आज का दिन कभी नहीं भूलेगा। कार्ट में पीछे वार्डन बैठा था। कॉनराड ने पूछा कि वो अपने जान बचाने वाले का शुक्रिया कैसे अदा करे। वार्डन ने रूखे ढंग से कहा, भाई रास्ते पे ध्यान दे, वरना कार्ट फिर से पलट जाएगी। कॉनराड ने पूछा कि क्या मॉन्स्टर्स का वो पूरा झुंड उसके लिए कोई खतरा था भी। वार्डन को लगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा पका रहा है। सच तो ये था कि थोड़ा खतरा तो था ही। जब हमारे हीरो को एहसास हुआ कि एक मॉन्स्टर बच गया था तो उसके पास सोचने का टाइम नहीं था। वार्डन ने मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया और विंड कटर स्किल चलाई। मॉन्स्टर की गर्दन उड़कर दूर गिरी। वार्डन ने लड़के से कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं है। वार्डन ने कॉनराड से पूछा कि इस एरिया में मॉन्स्टर्स कितनी बार दिखते हैं। उसने सुना था कि चोर उच्चक्के अक्सर उन जगहों से दूर रहते हैं जहां मॉन्स्टर्स होते हैं। कॉनराड ने जवाब दिया कि ये पहली बार है जब उसे यहाँ मॉन्स्टर्स मिले हैं। उसने आगे बताया कि ये जंगल बैरन पेट के कंट्रोल में है। कॉनराड ने कहा कि बचपन में वो उनसे काफी लेटर्स एक्सचेंज करता था और उसे बताया गया था कि यहाँ के सारे चोर खत्म कर दिए गए हैं।
इसलिए वो बिना किसी एक्स्ट्रा गार्ड्स के पुराने रास्ते से निकल आया, पर आज किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। वर्डन पहले सोच रहा था कि टेलीपोर्टेशन फेल हो गई है, पर लगता है वो सही जगह पहुंचा है, क्योंकि वो बैरन पेट के इलाके में था। उसने सोचा कि भले ही उसने अपना चेहरा और निशान मिटा दिए हैं, पर बोगमैरिन की मैजिक टावर उसे ढूंढ सकती है। इसलिए अभी के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी और ताकतवर बनना होगा। कॉनराड ने पूछा, भाई सुन रहे हो ना? वर्डन ने कहा कि वो अपना इंट्रो देना भूल गया था। उसने अपना नाम एशर बताया। उसने दिमाग में सोचा कि वो अपना असली नाम वर्डन तभी यूज करेगा जब वो टावर के हेड के आमने सामने होगा। काट बैरन पेट की हवेली पहुंची। बाहर अंधेरा हो चुका था। बैरन ने पूछा कि रास्ते में कॉनराड के साथ क्या हुआ। कॉनराड ने मुस्कुराकर कहा कि ओक से भागते भागते उसका थोड़ा वजन कम हो गया है। पेट ने पास आकर पूछा कि क्या वो ठीक है। कॉनराड ने बताया कि उन पर सिर्फ चोरों ने नहीं, मॉन्स्टर्स ने भी हमला किया था। पेट ने हमारे हीरो को देखा और पूछा, क्या ये वही मेज है जिसने मेरे दोस्त की जान बचाई? बैरन ने कहा कि जब दोस्त का जान बचाने वाला सामने खड़ा हो तो वो पीछे नहीं हट सकता। वर्डन ने कपड़े, खाना और रहने की जगह देने के लिए बैरन का शुक्रिया अदा किया। हवेली के मालिक को याद आया कि उसने अपना इंट्रो नहीं दिया है। उसका नाम बैरन पेट हेनरोड था और वो इन जमीनों का रखवाला था। पेट ने बढ़िया खाने से भरी टेबल की तरफ इशारा किया और पूछा कि क्या एशर को खाना पसंद आया। वर्डन ने कहा कि खाना एकदम लाजवाब है। पेट ने आगे कहा कि उसने कॉनराड को बचाने के लिए 5 मिलियन एल्कस तैयार रखे हैं। वो ये पैसे उसे कब दे सकता है। बैरन ने यह भी ऑफर दिया कि अगर लड़के को बुरा ना लगे तो वो उसे अपने यहाँ काम पर रखना चाहता है। सैलरी भी एकदम सॉलिड मिलेगी। वर्डन को समझ आ गया था कि अपने मकसद तक पहुंचने के लिए उसे पैसों की सख्त जरूरत है। साथ ही लड़ाई के बीच उसे अपनी मैजिकल एबिलिटीज ट्रेन करने का मौका भी मिल जाएगा। उसने बैरन से पूछा कि आखिर काम किस तरह का है। पेट ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें दक्षिणी जंगल में कुछ लाशें लटकी हुई मिली थीं। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो सब पड़ोस के एक खेतीबाड़ी वाले टाउन के रहने वाले थे। वो टाउन अब पूरी तरह खंडहर बन चुका था। पेट ने आगे बताया, पहले तो हमें समझ नहीं आया कि ये किसने किया, पर बाद में पता चला कि ये बैंडिट्स का काम है। लेकिन पूरे एरिया की छानबीन करने के बाद भी हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे मैजिक से सारे निशान मिटा दिए गए हों। एशर ने सजेस्ट किया कि शायद उन बैंडिट्स के साथ कोई मेज मिला हुआ है। पेट ने माना कि हाँ, ये मामला काफी सस्पिशियस है। एशर ने पूछा कि कब निकलना है। पेट ने कहा, ठीक 4 दिन बाद। तैयार वक्त पर एक नाइट उसके पास आया और बोला कि वो बैरन पेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस टास्क का इंचार्ज है। उसका नाम इनोक था। इनोक ने बताया कि डार्क बालों वाले बंदे का नाम हैरिस है और जवान लड़के का नाम पैरिक है। एशर ने उन्हें ग्रीट किया। उसने दिमाग में सोचा कि ये अच्छा मौका है, पर उसने ये नहीं सोचा था कि उसे डाकुओं का पीछा करना पड़ेगा। पेट ने कहा कि ऐसी चीजों को शुरुआत में ही कुचल देना बेहतर होता है। वर्डन ने इसे यहाँ रुकने की सजा समझकर स्वीकार कर लिया। इनोक ने 2 लोगों की तरफ इशारा करके बताया कि ये एडवेंचर्स हैं। जैसे ही उन्हें पता चला कि यहाँ ऑक्स दिखे हैं, वो तुरंत इकट्ठी हो गए। वर्डन ने सोचा कि पक्का इनाम काफी ज्यादा होगा, तभी तो यहाँ गोल्ड रैंक के एडवेंचर्स आए हैं। गोल्ड रैंक वाले एडवेंचर्स आम नाइट्स के बराबर होते हैं, मतलब एकदम सीजन वेटरन्स जिन्हें अपनी एनर्जी से हथियारों को ताकतवर बनाना आता है। अफवाह तो ये है कि इस रैंक के लोग अकेले ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का ढेर कर देते हैं। वर्डन ने सोचा कि जब 3 नाइट्स पहले से हैं तो मेरी क्या जरूरत। इनोक ने जवाब दिया कि वैसे तो सेकंड रैंक मेजेस नाइट्स जितने ही ताकतवर होते हैं, लेकिन अगर दुश्मन रेंज स्पेल्स यूज करेगा तो नाइट्स की हालत खराब हो सकती है, इसलिए किसी मेज से पंगा न लेना ही बेहतर है। एशर ने कहा कि उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि उसने अपने सामने एक मैजिक सर्कल देख लिया था। उसने तुरंत डिस्पेल स्किल एक्टिवेट की। इनोक हैरान था कि अचानक ये मैजिक सर्कल कहाँ से आ गया। उनके इलाके में ऐसी चीज कैसे हो सकती है। वर्डन ने समझाया कि जो स्पेल उसने अभी हटाई है वो बस एक पर्दा था, अब बाकी स्पेल्स भी हटानी होंगी। उसने सबको अपनी जगह रुकने को कहा। नाइट्स दंग थे। क्या ये बंदा इतनी आसानी से मैजिक सर्कल तबाह कर सकता है? ये आखिर है कौन? एडवेंचर्स एक ऐसी गिल्ड से होते हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट से ऑर्डर्स लेती है, चाहे अनजान जगहों की खोज करनी हो या लोगों को परेशान करने वाले मॉन्स्टर्स को भगाना हो। मौत हमेशा उनके पीछे रहती है, पर फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि उनकी एबिलिटीज के साथ दौलत और शोहरत आती है। लेकिन जब कोई एडवेंचरर हद से ज्यादा ताकतवर हो जाता है और मौत के मुंह से बार बार निकलता है तो कभी कभी उसका दिमाग घूम जाता है। वो अपना कंट्रोल खो देता है और अपनी तलवार मासूम लोगों पर चला देता है, और ऐसे ही वो एक मामूली बैंडिट बन जाता है। एक हथियारों से लैस आदमी एक मरे हुए जानवर के पास खड़ा था। उसने शिकायत की कि पेट के अटैक से जो नुकसान हुआ था उसका हर्जाना नहीं मिला, और अब अचानक ओक्स और गोब्लिन्स ने हमला कर दिया। ऊपर से राशन भी खत्म होने वाला था। उसने अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर दिया कि आवारागर्दी बंद करो और शिकार पर निकलो। झाड़ियों के पीछे से देख रहे नाइट्स ने डिसाइड किया कि ये वही बैंडिट्स हैं जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। पैरिक ने सीनियर नाइट इनोक से पूछा कि अब क्या करें। वो बस उनके ऑर्डर्स का वेट कर रहे थे। इनोक ने तुरंत अटैक करने का सोचा क्योंकि डाकुओं ने अपनी गार्ड डाउन कर दी थी, लेकिन वर्डन ने उन्हें रुकने को कहा। उसने कहा, मैं नाइट्स के साथ मैजिक से लड़ने आया हूं, पर अभी हमने दुश्मन का पूरा अंदाजा नहीं लगाया है।
अगर दुश्मन मेज के पास मुझसे ज्यादा सर्कल्स हुए तो हम हार सकते हैं। वेडन ने आगे कहा कि उसके दिमाग में एक प्लान है। वो आर्म्ड आदमी अभी भी बड़बड़ाए जा रहा था कि उसने अपना इलाका बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत की और ये जो सबॉर्डिनेट्स उसने पिछला गांव भी पूरी तरह तबाह हो चुका था। वर्गास ने वेडन को समझाया कि भाई थोड़ा शांत हो जा और सोच कि अब आगे क्या करना है। किसने सोचा था कि एक ओर्क जो किसी जोकर की तरह हंस रहा था आएगा और उनके सारे सबॉर्डिनेट्स को मौत के घाट उतार देगा। जब वो एक रिसर्चर के तौर पर काम करता था तब उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। वर्गास ने सजेस्ट किया कि विल्शोन को किसी दूसरे गांव पर हमला करना चाहिए, लेकिन विल्शोन ने जवाब दिया कि बैरन उन लोगों से बहुत भड़का हुआ है जिन्हें उन्होंने पेड़ों से लटकाया था, इसलिए वो अब हमला नहीं करेंगे। विल्शोन ने आगे कहा कि अब तक वो लोग कंसीलमेंट मैजिक की वजह से बचे हुए थे, पर अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। सुना है पास में ही मार्टेस नाम का एक टाउन है, वहां के पड़ोसी गांव को लूट सकते हैं। अचानक उन लोगों पर आग का हमला हुआ। विल्शोन ने अपनी मैजिकल एबिलिटीज यूज की और कहा कि उन पर एक सडन मैजिकल एक्सप्लोजन हुआ है। इसका मतलब था कि किसी ने उन्हें ढूंढ निकाला है। उसी पल तीनों नाइट्स ने डाकुओं पर धावा बोल दिया। एक माना बैरियर एक ऐसी डिफेंसिव एबिलिटी है जिसे जल्दी तो यूज किया जा सकता है, पर उसे तोड़ना बहुत आसान है क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर नहीं होती। जब बैरियर टूटता है तो उसका झटका सीधा जादू करने वाले को लगता है। वेडन ने कहा कि दुश्मनों में से एक मेज है और अब उसकी पावर साफ दिख रही है। वो उस मेज से निपटने के लिए तैयार था जैसा कि उनकी बात हुई थी। इनोक ने जवाब दिया, लॉर्ड एशर, मैं आप ही के भरोसे हूँ। वर्गास सब समझ गया और बोला कि इस बार बैरन ने उन्हें खत्म करने के लिए लोग भेजे हैं। उसने मेज और बाकी लोगों को हायर तो किया, पर उसका प्लान काम नहीं कर रहा। वर्गास और इनोक आमने सामने आ गए। वेडन ने भागते हुए विल्शोन का पीछा करना शुरू किया। वो डाकू भागने की प्लानिंग कर रहा था, पर उसने ये नहीं सोचा था कि कोई इतनी तेजी से उसका पीछा करेगा। विल्शोन ने सोचा कि चलो अच्छा है, उसका पीछा करने वाला अर्थ वॉल यूज कर रहा है। हालांकि सिर्फ वही लोग उड़ सकते हैं जिनके पास 3 या उससे ज्यादा सर्कल्स हों। विल्शोन ने पूछा कि उसका दुश्मन कब तक दूर खड़ा रहेगा। उसने मल्टी आइस एरोज एक्टिवेट कर दिए। विल्शोन ने डिसाइड किया कि उसे पहले हमला करना होगा। उसने देखा कि उसके अपोनेंट के पास सिर्फ 2 सर्कल्स हैं, इसका मतलब वो उस पर हमला करके आराम से निकल सकता है। वेडन ने फायर एरोज का यूज किया। विल्शोन ने अटैक को डॉस किया और सोचा कि 2 सर्कल वाले के हिसाब से ये बुरा नहीं था, लेकिन इस बंदे ने गलत दुश्मन चुन लिया है। धुएं के पीछे से विल्शोन को एक परछाई दिखी। उसने कहा कि अगर ये बंदा किसी नाइट के साथ आया होता तो मेरी हालत खराब हो सकती थी, पर ऐसे अकेले अपोनेंट को तो मैं निपटाकर भाग सकता हूँ। धुएं के छटते ही वेडन सामने आया। उसने कहा कि उसका दुश्मन को जाने देने का कोई इरादा नहीं है। विल्शोन ने ताना मारा कि बेटा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है तुझमें, और इतनी कम उम्र में इतना कॉम्प्लेक्स मैजिक यूज करने की एबिलिटी रेयर है। काफी टाइम बाद उसे कोई ऐसा प्रॉमिसिंग टैलेंट मिला था। विल्शोन ने कहा कि इस बच्चे ने शायद सोचा नहीं होगा कि आज इसका आखिरी दिन है। उसने 3rd सर्कल मैजिक फॉलिंग आइस एक्टिवेट कर दिया। विल्शोन ने अपने हाथ उठाए और हमला रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे हीरो ने बड़ी आसानी से विल्शोन के स्पेल को बेअसर कर दिया। वेडन ने अपने अर्थ स्पीयर्स चला दिए। वेडन एकदम इनवल्नरेबल साबित हो रहा था। विल्शोन डर गया और हैरान था कि 1-2 सर्कल वाला मेज 3rd सर्कल का स्पेल कैसे यूज कर सकता है। उसकी हैरानी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि ये लड़का ना सिर्फ 3rd सर्कल स्पेल यूज कर रहा है, बल्कि उसके पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं। क्या वो शुरू से सबको धोखा दे रहा था? तभी अर्थ स्पीयर ने विल्शोन के शरीर को आर पार छेद दिया। वर्डन ने सोचा कि अच्छा हुआ वो यहाँ आया, अब उसे समझ आ गया है कि किसी मेज से कैसे लड़ना है। तभी एक बहुत जोर की दहाड़ सुनाई दी। वो आवाज एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की थी। उस मॉन्स्टर ने अपने हाथों में एक डाकू की खून से लथपथ लाश पकड़ी हुई थी। एक्सपीडिशन से 2 दिन पहले वर्डन ने मैजिक टावर से लाए हुए सामान से एक एक्सपेरिमेंटल दवाई बनाई थी। उसने इसका नाम मैजिक एक्सपेंशन चेन्स रखा था। उसे मैजिक टावर के वो जहन्नुम जैसे दिन याद आए। उसका अब इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करने का रत्ती भर भी मन नहीं था, लेकिन इसी दवाई की वजह से हमारा हीरो 3rd सर्कल तक पहुंच पाया था। जमीन पर पड़े विल्शोन को देखकर वेडन ने सोचा कि ये मेज तो अब खत्म हो गया है। वर्डन को समझ आ गया था कि डाकुओं पर जीत का सबूत देना बहुत जरूरी है ताकि लोग उस पर भरोसा करें और उसकी इज्जत बढ़े। वेडन की नजर उस मेज के हाथ में पकड़े स्टाफ पर पड़ी। हमारे हीरो ने स्टाफ उठाया और चेक किया। ये एक मैजिकल स्टोन वैंड थी जिस पर स्पेल कास्ट किया गया था। इससे स्पेल कास्ट करने का टाइम कम हो जाता था और आइस से रिलेटेड स्पेल्स और भी ताकतवर हो जाते थे। लड़के ने सोचा कि ये चीज उसके बहुत काम आएगी। तभी पास में पेरिक दिखाई दिया। उसने पूछा, एशर भाई, सब ठीक तो है ना? पेरिक ने बताया कि जब उन्होंने बाकी बैंडिट्स को निपटा दिया तो उसे एशर की फिक्र होने लगी थी। हमारे हीरो ने माफी मांगी और कहा कि दुश्मन उम्मीद से ज्यादा खतरनाक निकला, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। पेरिक ने चारों तरफ हुई तबाही देखकर कहा कि लगता है लड़ाई काफी भयंकर थी। वेडन ने पूछा कि क्या नाइट्स ने बैंडिट्स का काम तमाम कर दिया है? पेरिक ने जवाब दिया कि बस उनका लीडर बचा है और इनोक अभी उससे निपट रहा है। पेरिक ने आगे कहा कि जब तक हम वहां पहुंचेंगे इनोक उसे खत्म कर चुका होगा। वेडन ने पूछा कि बैंडिट्स के सामान का क्या करना है?
पेरिक बोला कि हमारे लॉर्ड ने छूट दी है कि जो पसंद आए उठा लो, जब तक उन्हें खुद उसकी जरूरत ना हो। वेडन को बैरन पेट की याद आई और उसने सोचा कि ये वैंड उसके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। इनोक ने कहा, एशर, तूने बहुत बढ़िया काम किया। अगर मेज की मदद ना मिलती तो उन्हें बहुत दिक्कत होती। एशर ने कहा कि ये उसके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था। पकड़ा गया वर्गास एकदम हैरान था। क्या इन लोगों ने सच में विल्शोन को ढेर कर दिया? उसे ये नामुमकिन लग रहा था। वर्गास ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे लॉर्ड के पास ले जाकर फांसी दे दी जाएगी। वो किसी गांव में इस तरह नहीं मरना चाहता था, क्योंकि अभी उसे दुनिया में बहुत कुछ देखना बाकी था। वर्गास ने डिसाइड किया कि अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो झट से खड़ा हुआ, नाइट को धक्का दिया और जंगल की तरफ भागा। वर्गास ने अपने दुश्मनों को देखा और सोचा कि विल्शोन के मैजिक के बिना वो उन्हें हरा नहीं पाएगा। मतलब अब एक ही रास्ता है, नाइट को मारो, उसका घोड़ा चुराओ और 9-2-11 हो जाओ। अपने मकसद को पूरा करने के लिए वर्गास इनोक के पास पहुंचा, लेकिन इनोक उससे कहीं ज्यादा ताकतवर निकला। उसने वर्गास का तलवार वाला हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़ लिया। इनोक ने उसे अपने हिप के ऊपर से जमीन पर दे मारा और अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया कि इसके हाथ पैर ऐसे बांधो कि ये हिल ना सके। इनोक ने डाकू के ऊपर अपनी तलवार घुमाई और कहा कि वो यहाँ मजाक करने नहीं आया है। बैंडिट को खत्म करने के बाद इनोक ने मेज से उस गंदे सीन के लिए माफी मांगी। इनोक ने कहा कि वो आमतौर पर ऐसे नहीं लड़ता। अगर उसके पास थोड़ा और टाइम होता तो वो दुश्मन का सिर कलम कर देता। एशर ने कहा कि वो काफी इम्प्रेस्ड है। एशर ने बाकी बैंडिट्स की तरफ देखा और पूछा कि इन सबको जिंदा क्यों छोड़ा है। इनोक ने बताया कि इनमें कुछ पहचाने हुए चेहरे हैं। शायद इनमें से कुछ वो लोग हैं जो फार्मर्स टाउन पर हुए हमले में बच गए थे। वो उन्हें हवेली ले जाकर उनका सच जानना चाहता था, फिर उनके अंजाम का फैसला करेगा। हैरिस ने सबको इशारा किया कि हवेली वापस लौटने की तैयारी करो और इन बैंडिट्स को भी साथ ले चलो। तभी एक बैंडिट झट से खड़ा हुआ और जंगल की तरफ भागने लगा। वो चिल्ला रहा था कि वो मरना नहीं चाहता। हैरिस ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि इस बंदे से वो खुद निपटेगा। एशर ने नाइट को थोड़ा रुकने को कहा। वो भगोड़ा जंगल में गायब हो गया, पर तुरंत ही उसकी रोने चिल्लाने और मदद मांगने की आवाज आई। वेडन ने कहा, मुझे खून की बू आ रही है। तभी उस भगोड़े का खून से लथपथ सिर जंगल से बाहर उड़कर आया। नाइट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या सच में जंगल में ऑर्क्स छुपे हुए हैं? एशर ने कहा कि पूरी उम्मीद है। जंगल से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकला। ये वही था जिसे एडवेंचरर्स हरा नहीं पाए थे। वेडन सोचने लगा कि क्या सच में इस मॉन्स्टर को और कहना सही होगा। ऊपर से हमारे हीरो को एहसास हुआ कि ये मॉन्स्टर अकेला नहीं है। कम से कम 1 दर्जन ऐसे ही क्रीचर्स उसके पीछे पीछे आ रहे थे। पक्का नाइट्स का सामना अब इन क्रीचर्स के लीडर से था। ये मॉन्स्टर बिल्कुल पिछली बार वाले मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। उस मॉन्स्टर का मुंह काफी लंबा था, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वो गंदी तरह मुस्कुरा रहा हो। उसकी हाइट एकदम खतरनाक थी। वो अपनी स्पीशीज के बाकी मेंबर्स से कहीं ज्यादा ऊंचा था। वेडन ने सोचा कि पक्का ये कोई एडवांस लेवल का मॉन्स्टर है। इस झुंड के लीडर ने तुरंत नाइट्स पर हमला करने का ऑर्डर दिया। इनोक ने चिल्लाकर कहा, डिफेंसिव पोजीशंस ले लो, पहले गोब्लिन्स पर ध्यान दो, ओक्स को बाद में देखेंगे। इनोक ने हवा में ऊंची छलांग लगाई और अपनी तलवार से मॉन्स्टर लीडर की छाती पर जोर का वार किया। मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया और दर्द से जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसका खून बह रहा था। लेकिन तभी उस बड़े मॉन्स्टर ने एक छोटे से हरे रंग के गोब्लिन को पकड़ा और अपनी मुट्ठी में जोर से भींचा। जो नाइट्स ने देखा, उनके होश उड़ गए। मॉन्स्टर ने उस जिंदा गोब्लिन को खा लिया, सिर्फ हड्डियां बचीं। उसके बाद वो लीडर फिर से खड़ा हो गया और अपनी तलवार उठा ली। वेडन दंग रह गया, क्योंकि अपने ही साथी को खाने के बाद मॉन्स्टर के सारे जख्म भर गए थे। इनोक ने ठंडे दिमाग से कहा, लगता है आज हम सही सलामत घर नहीं पहुंचेंगे। मॉन्स्टर ने अपनी भारी भरकम तलवार घुमाई और नाइट्स की तरफ फेंकी। नाइट ने अपनी ब्लेड आगे की और बड़ी मुश्किल से उस अटैक को रोका, पर इस ओर्क ने अचानक तलवार फेंकी क्यों? तभी वो तलवार हवा में ही चुर्रे चुर्रे हो गई। तलवार के वो तीखे टुकड़े हैरिस के शरीर में घुस गए। हैरिस दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। इनोक ने चिल्लाकर कहा, पेरिक, संभल के। अब वो मॉन्स्टर बिना किसी हथियार के उनकी तरफ बढ़ा, पर वो इतना तेज था कि किसी को पता ही नहीं चला। पेरिक ने सोचा कि मॉन्स्टर के हाथ पर वार करता हूं, और उसने किया भी। लेकिन पेरिक की तलवार मॉन्स्टर के हाथ में फंस गई और उसे बाहर निकालना नामुमकिन हो गया। अगले ही पल अर्थ स्पीयर स्किल एक्टिवेट हुई। मॉन्स्टर पर एक भयंकर हमला हुआ। एशर ने चिल्लाकर कहा, पेरिक, थोड़ा पीछे हट और मेरे पीछे खड़ा हो जा। पेरिक ने वैसा ही किया और कहा कि अब वो ठीक है। पेरिक थोड़ा परेशान था, क्योंकि उसकी तलवार अब मॉन्स्टर के शरीर में फंसी हुई थी और वो उसे वापस नहीं ले पा रहा था। एशर ने समझाया कि गोब्लिन को खाने के बाद मॉन्स्टर की रिकवरी स्पीड और एंड्योरेंस बहुत बढ़ गई है। पेरिक बोला, भाई, मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उसके हाथ पर वार किया था, पर ये ओर्क तो उम्मीद से ज्यादा ताकतवर निकला। शायद ये वही कहानियों वाला स्पेशल क्रीचर था जो दूसरों को सोख कर खुद को मजबूत करता है और अपने से नीचे वालों को कंट्रोल करता है। ये मॉन्स्टर कोई मामूली ओर्क नहीं था, इसकी ताकत एक नाइट के बराबर थी। वेडन ने सोचा कि अगर ये इतनी ही ताकत है तो इसे स्पेशल कहना गलत होगा। आम स्पेल्स की एक लिमिट होती है, चाहे कितनी भी मैजिक एनर्जी डाल दो, उनका असर एक फिक्स्ड साइज से ज्यादा नहीं बढ़ता।
अगर लिमिट क्रॉस हुई तो मैजिक खुद ही गायब हो जाता है। लेकिन एक स्पेल ऐसा है जिसकी कोई लिमिट नहीं, अर्थ कंट्रोल। वेडन ने ये स्पेल एक्टिवेट किया और चारों तरफ की जमीन एक्सेस एनर्जी से कांपने लगी। नाइट्स चिल्लाने लगे, अरे जमीन हिल रही है, पहले मॉन्स्टर्स और अब भूकंप। इनोक ने उन्हें शांत रहने को कहा और बोला, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, ये हमारे मेज ईशर का जादू है। जादू चलने के बाद रणभूमि का नजारा ही बदल गया। इनोक ने कहा कि ऐसे माहौल में शांत रहना मुश्किल है। सब लोग एक छोटे से ऊंचे पत्थर पर खड़े थे और उनके चारों तरफ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। मॉन्स्टर्स ने उस प्लेटो पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, पर एशर ने तुरंत थर्ड सर्कल स्पेल फायरबॉल एक्टिवेट कर दिया। नीचे गिरे मॉन्स्टर्स पर आग की बारिश होने लगी। पेरिक ने मजे लेते हुए कहा, वाह, मॉन्स्टर्स तो बड़ी मस्त जलते हैं। इनोक ने उसे शांत रहने को कहा, पर पेरिक बोला कि उसे ओक्स को जलते हुए देखने में बड़ा मजा आ रहा है। वैसे तो थर्ड लेवल फायरबॉल कितना भी बड़ा किया जा सकता है, पर कोई भी मेज इसे अपना मेन अटैक नहीं बनाता, क्योंकि इसमें माना बहुत ज्यादा खर्च होता है। इतना खर्चा और रिजल्ट उतना खास नहीं। वर्डन ने सोचा कि अगर मेरे पास काफी माना होती तो ये स्पेल थर्ड लेवल से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता, पर अभी ये उसकी औकात से थोड़ा बाहर था। वो बड़ा ओर्क अभी भी गोब्लिन्स को खाए जा रहा था, इसलिए आग में होने के बावजूद वो जिंदा था। ईशर ने कहा, अगर ये मॉन्स्टर जलना नहीं चाहता तो फिर मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। अब उसके खिलाफ वेव स्किल का यूज किया गया। अपने हाथ में नया नया मिला हुआ स्टाफ पकड़े हुए आशेर सीधा प्लेट्यू से नीचे उन मॉन्स्टर्स की तरफ कूद गया। मल्टी आइस एरोज एक्टिवेट हो गए और विंटर हरिकेन स्किल का इस्तेमाल किया गया। प्रोटैगनिस्ट ने डिसाइड कर लिया था कि इस मॉन्स्टर को तब तक फ्रीज करना है जब तक ये पूरी तरह अकड़ न जाए, ताकि उसके पास भागने का कोई मौका न बचे। डबल स्पेल एरोज ऑफ बिटर कोल्ड एक्टिवेट हो गया। प्रोटैगनिस्ट को लगा कि भले ही ये मॉन्स्टर इन्फिनिट रीजनरेशन कर सकता हो या इसे दर्द ना होता हो, पर फ्रीज होने के बाद ये हिलधुल नहीं पाएगा। आइस स्फीयर स्किल एक्टिवेट हुई और मॉन्स्टर कैप्चर हो गया। वेरेंट का मैजिकल सिटी। वरांडा पर बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ लोग लेटेस्ट न्यूज डिस्कस कर रहे थे। एक यंग लड़के ने हैरानी से कहा कि मैजिक टावर बंद हो गया है, अब तो उसने सब कुछ देख लिया। लोग कह रहे हैं कि टावर का एनर्जी सोर्स फट गया था। एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा कि क्या उसे सच में इस बात पर यकीन है। ज्यादातर मैजिशियंस मारे गए और टावर ने काम करना बंद कर दिया। डैमेज इतना ज्यादा था कि सिर्फ सोर्स का फटना ही अकेली वजह नहीं हो सकती। उस आदमी ने कहा कि ये शायद कोई भगवान की सजा है या फिर किसी ने जानबूझकर ये धमाका करवाया है। बचने वाले मैजिशियंस में से एक ने क्लेम किया कि उन्होंने वो थ्योरी प्रूव कर दी है जिस पे वो रिसर्च कर रहे थे। क्या प्रैक्टिस के वक्त टावर से कोई खत आए थे? आदमी ने कहा कि पक्का किसी ने बैमर मैजिक टावर को सील करने की प्लानिंग की होगी, क्योंकि मेजर्स खुद ऐसा कभी नहीं करते। उसने सुना था कि अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, शायद वही वजह रही हो। एक मैजिशियन ने उस आदमी की बातें सुनी और उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने डिमांड किया कि आदमी अपनी बात दोहराए। वो मेज असल में एक लड़की निकली। उसने पूछा कि बैम के मैजिकल टावर के साथ आखिर हुआ क्या। लोग स्क्वाड की सही सलामत वापसी का जश्न मना रहे थे। बैंडिट्स को हराने के बाद वो लोग पेट की टेरिटरी में वापस आ गए। बैरन ने इस खुशी में एक बैंक्वेट रखी। बैरन ने पार्टिसिपेंट से कहा कि उन्होंने कमाल का काम किया है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था कि कोई मरा नहीं। पर आशेर कहाँ गया? हमारा हीरो मौके के हिसाब से एक सूट पहनकर आया और बोला कि वो थोड़ा लेट हो गया है। बैरन ने जवाब दिया कि मेज बिल्कुल सही टाइम पर आया है और अब वो थोड़ी वाइन पी सकता है। पार्टिसिपेंट्स ने बैरन का शुक्रिया अदा किया। किसी ने सोचा नहीं था कि मामूली सोल्जर्स को भी बैंक्वेट में बुलाया जाएगा। आशेर ने कहा कि उन्होंने इस इलाके की हिफाजत की है, तो ऐसे में स्टेटस क्या मायने रखता है। बैरन ने आशेर से उन हारे हुए बैंडिट्स के बारे में पूछा। उसे हैरानी थी कि क्या वो आम लुटेरों के हिसाब से कुछ ज्यादा ही ताकतवर थे। आशेर ने माना कि वो उन गुंडों जैसे बिल्कुल नहीं थे जिन्हें वो पहले से जानता था। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि इतने हाई लेवल स्किल के साथ तो वो कुछ और करके भी आराम से रह सकते थे। बैरन ने कहा कि आशेर सही कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उन लोगों का एडवेंचर्स के बीच गोल्ड रैंक था। हालांकि तकरीबन 2 साल पहले उनमें से एक ने अपने ही साथी को मार दिया और भाग गया। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला, पर लगता है उन्होंने गैंग बना ली और यहाँ आ गए। गोल्ड रैंक एडवेंचर्स में चौथा सबसे बड़ा रैंक होता है, जो बहुत सारी अचीवमेंट्स के बाद ही मिलता है। हमारा हीरो हैरान नहीं था कि उन पर 10 मिलियन एल्कस का इनाम रखा गया था। अब समझ आया कि बैरन इतना खुश क्यों दिख रहा था। आखिरकार अगर आशेर ने इस एक्सपेडिशन में हिस्सा ना लिया होता तो और भी कई लोग अपनी जान गंवा सकते थे। बैरन ने कहा कि इस नौजवान ने न सिर्फ बैंडिट्स को खत्म किया, बल्कि मारे गए एडवेंचरर्स की जगह हाफ ह्यूमन से भी निपटा। एडवेंचर्स गिल्ड ने भी अपनी ग्रैटिट्यूड भेजी है। आशेर इस टेरिटरी का गर्व बन गया था। बैरन पेटे ने कहा कि वाइन का असर उन पर काफी ज्यादा हो रहा है। आशेर ने सोचा कि बैरन ने शायद कुछ ज्यादा ही पी ली है। पेटे ने आगे कहा कि इस नौजवान की वजह से बैंडिट्स द्वारा किडनैप किए गए गांव वाले आजाद हो गए हैं। विक्टिम्स के लिए एक इज्जतदार फ्यूनरल भी रखा गया। पेटे ने सजेस्ट किया कि सब लोग आशेर के लिए अपना ग्लास उठाएं, उस मेज के लिए जिसने पेटे टेरिटरी को बचाया। इसके बाद जो बैंक्वेट हुआ उसका माहौल उससे बिल्कुल अलग था जो उस नौजवान ने पहले देखा था। मैजिक टावर के अंदर सब कुछ अलग था।
ये एक ऐसा जश्न था जहां स्टेटस की परवाह किए बिना सब साथ में मजे कर रहे थे। मैजिक टावर में माहौल बिल्कुल जुदा होता था। लोकल्स का ये प्यार भरा और फ्रेंडली बिहेवियर हमारे हीरो के दिल को छू गया। टावर से निकलने के बाद ये पहली बार था जब वेडन खुलकर हंस सका। उस वक्त तक किसी को अंदाजा नहीं था कि मैजिक टावर की तबाही जल्दी ही क्या नए बदलाव लाने वाली है। रावलिन टावर के पास पहुंची और देखा कि वो तो सही सलामत है, कोई डैमेज नहीं दिख रहा था। क्या अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर फैलाई गई थीं? उसी वक्त किसी ने लड़की को आवाज दी। एक यंग लड़के ने रालन से पूछा कि क्या वो अभी वेरिएंट से वापस आई है। लड़की ने हाँ कहा और ऐड किया कि उसने सुना था कि एनर्जी सोर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था और एरिया तबाह हो गया है। हालांकि सब कुछ उसकी उम्मीद से बेहतर दिख रहा था और ये देखकर उसे चैन मिला। यंग लड़के ने कहा कि बिल्डिंग को जल्दी ही ठीक किया जा सकता है। रालिन ने पूछा कि वेडन अब कहाँ है। लड़के ने उस तरफ इशारा किया जहां लोग इकट्ठे थे और कहा कि वो वहां है। लोग मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट चेक कर रहे। रावलिन वहां गई और उसने बाकी सबके बीच वेडन की फोटो देखी। उसे लगा ये नामुमकिन है। लिस्ट में लिखा था कि वो यंग लड़का पावर रूम में ड्यूटी के दौरान गायब हो गया है। रालिन सोचने लगी कि क्या उनकी वो पिछली मुलाकात आखिरी थी। लड़की रोने लगी। वो ऐसे जुदा नहीं होना चाहती थी क्योंकि वो लड़का उसके लिए फैमिली जैसा था। एक आदमी ने लड़की के सर पर हाथ रखा और कहा कि रोना बंद करो, दूसरों पर गुस्सा करने से कुछ नहीं बदलेगा। रालन ने सर उठाया और अपने सामने बालरोग टावर के हेड को देखा। लड़की ने पूछा कि आखिर टावर में हुआ क्या था। ब्रो ने बताया कि फेस्टिवल के दौरान एनर्जी सोर्स फेल हो गया था। कोर में मौजूद सारे मेजर्स, ड्यूटी ऑफिसर समेत मारे गए। सालों का जमा किया हुआ डेटा और रिसर्च रिकॉर्ड्स सब खत्म हो गए। वो सब कुछ जो इतनी मेहनत से कमाया गया था मिट्टी में मिल गया। यहाँ तक कि ट्रेजरी का मैजिक सर्कल भी डैमेज हो गया, जिससे ऐसा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। ट्रेजरी में रखी हर चीज, स्पेल बुक्स और आर्टिफैक्ट्स का कलेक्शन सब चला गया। नुकसान का अंदाजा लगाना नामुमकिन था, मगर सबसे बड़ा लॉस था एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट नंबर 77। अगर वो उसका दिमाग वापस ले आते तो वो सारे पुराने रिकॉर्ड्स और अचीवमेंट्स फिर से हासिल कर सकते थे। टावर के हेड ने कहा कि कम से कम वो बदला तो ले ही सकते हैं। भले ही उन्होंने पावर सर्च के मेन कल्प्रीट को मिस कर दिया हो, पर उनके हाथ एक सबूत लगा है। रावलिन ने पूछा कि टावर हेड का क्या मतलब है। बालरोग ने बताया कि पावर सर्च से ठीक 3 घंटे पहले कोई बिना किसी निशान के गायब हो गया था। इस इंसान का पता ठिकाना और पास्ट ढूंढने के लिए सारे कनेक्शंस लगा दिए गए हैं। ब्रोग ने लड़की को एक पेंडेंट थमाया और कहा कि ये उसे मिला है। रालन ने अपने सामने डार्क आवर का सिंबल देखा। डार्क आवर एक ऐसा ग्रुप है जो ना सिर्फ छुपकर मैजिक स्टडी करता है, बल्कि उसकी मदद से दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। पर वो यहाँ क्या कर रहे हैं? चीफ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ये लोग टावर में कैसे घुसे और एनर्जी सर्च कैसे किया, पर उन्हें यकीन था कि इनका हाथ है। बारोग ने कहा कि जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए वो डार्क आवर को खत्म करने के लिए एक टीम बनाने वाले हैं। आदमी ने आगे कहा कि इस ग्रुप में रोबलिन के लिए पहले से जगह रिजर्व कर दी गई है। बालरोग ने नोटिस किया कि लड़की के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर लग रहा था कि उसने अपना फैसला कर लिया है। रोलिंग ने गुस्से में वो पेंडेंट अपनी मुट्ठी में भींचा और टावर हेड का इंतजार करने के लिए शुक्रिया अदा किया। कुछ दिनों बाद एक्सप्लोरर सर गिल्ड पीटे की टेरिटरी में पहुंची। विजिटर ने सर आशेर से उस हादसे के लिए माफी मांगी। यंग मैन ने बताया कि उन्होंने ओक्स के खतरे को बड़ा माना था, इसलिए गोल्ड रैंक्ड एक्सप्लोरर्स भेजे थे, पर नतीजा बहुत बुरा रहा। आशेर ने माना कि वो बस एक हादसा था। विजिटर ने मेज का शुक्रिया किया कि उसने बात को समझा और इस जीत का रिवॉर्ड सर्टिफिकेट देकर चला गया। रिवॉर्ड में खतरे का रिस्क और उस नए तरह के ओर्क की बॉडी की डिलीवरी को भी ध्यान में रखा गया था। टोटल अमाउंट 24 मिलियन एल्कस था। टैक्सेस कटने के बाद आधे पैसे ही बचेंगे। विजिटर्स ने बताया कि जो लोग गिल्ड के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते उनके सारे रिवॉर्ड्स पर 50% टैक्स लगता है। वो चाहकर भी इसे मना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इंपीरियल लॉ था। इससे इनकार करने का मतलब था टैक्स चोरी या चोरी का चार्ज लगना। गिल्ड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि उसके पास टैक्स से बचने का एक लीगल तरीका है। आशेर ने गेस किया कि पक्का उसे एडवेंचरर बनने का ऑफर दिया जाएगा। विजिटर ने कंफर्म किया कि यंग मैन बिल्कुल सही था। उनकी गिल्ड में हाईएस्ट रैंक्स के लिए टैक्स रेट्स काफी कम होते हैं। आशेर सिल्वर रैंक से शुरुआत कर सकता था। वर्डन ने सोचा कि शायद इससे उसके फ्यूचर एक्शंस पर थोड़ी लिमिट लग जाए, पर फिर भी वो मान गया। पैसे से ज्यादा भी कुछ इंपॉर्टेंट था। वो बदला लेने के लिए और ताकतवर बनना चाहता था। भले ही वर्डन 7 साल तक टावर में एक टेस्ट सब्जेक्ट बनकर रहा हो, पर उसका असली वजूद एक मेज का ही था जो हमेशा राजों की तलाश में रहता है। एक मेज हमेशा एक सीकर और एक्सप्लोरर होता है। इसीलिए हमारा हीरो उस हारे हुए ओर्क की बॉडी को फुल स्केल रिसर्च के लिए पेटे टेरिटरी के एडवेंचरर्स गिल्ड के वेयरहाउस में ले आया। इस गिल्ड के पास एक ऐसा आर्टिफैक्ट था जो हर उस चीज की हालत को वैसे ही महफूज रखता है जिसे वो कवर करे। ओर्क की लाल आंखें और स्किन देखकर यंग मैन हैरान नहीं था। उसका फटा हुआ मुंह और दूसरे क्रिएचर्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल बॉडी सबसे अलग दिख रही थी। फिर भी ये फीचर्स उन ओक वॉरियर्स या ओक लॉर्ड्स जैसे नहीं थे जो ज्यादा डेवल्ड होते हैं। उसकी इंटेलिजेंस भी कोई बहुत खास नहीं थी। ज्यादा चांस यही था कि ये कोई म्यूटेशन है ना कि इवोल्यूशन।
मगर म्यूटेशन होने के बाद भी सिर्फ खाने पीने से इतनी तगड़ी रिजनरेशन और इनक्रेडिबल ताकत मिलना समझ से बाहर था। वेडन ने मॉन्स्टर के सर के पीछे एक स्कार नोटिस किया। रिजनरेशन का मतलब होता है बॉडी को पुरानी हालत में वापस ले आना। इस ओर्क की रिजनरेशन इतनी स्ट्रांग थी कि उसने जली हुई बॉडी और फटे हुए मांस को भी ठीक कर दिया, पर वो एक जख्म को नहीं भर पाई और वहां स्कार रह गया। वेडन ने सोचा कि अगर ऐसा है तो पक्का ओर्क को ये रिजनरेशन पावर्स जख्म लगने के बाद मिली होंगी। वो स्कार उस कट का निशान था। सिर्फ इवोल्यूशन ही ऐसी चीज है जो हाफ ह्यूमंस को पैदाइश के बाद नई एबिलिटीज दिला सकती है। सबसे बड़ा नतीजा यही निकल रहा था कि किसी ने इस ओर्क को आर्टिफिशियली बनाया है, और ये बहुत बुरी बात थी। आशेर ने नाइट से कहा कि उन्हें उसे छोड़ने यहां तक नहीं आना चाहिए था। पेरिक ने जवाब दिया कि मेज ने उसकी जान बचाई है, इतना करना तो बनता है। आशेर ने कहा कि उसे बदले में बहुत कुछ मिल गया है, एक सर्कुलेशन रिंग, बीस्ट स्किन क्लोक, माना में इजाफा और उसकी रीजनरेशन स्पीड। एनोक ने आशेर से कहा कि वो रिलैक्स करे क्योंकि ये सब उसका हक था। पेरिक ने गुड बाय कहते हुए कहा कि अगर आशेर कभी दूसरे शहर में कॉनराड की ट्रेड गिल्ड की ब्रांच में जाए तो बस उसका नाम ले ले, वो पछताएगा नहीं। पेट और मार्टिस टेरिटरी के बीच का एक बॉर्डर विलेज। वेडन ने फ्लाइट मोड कैंसिल किया और जमीन पर उतर गया। मैप चेक करने के बाद उसे समझ आया कि दोनों के बीच यही एक जगह है। अगर वो आज रात यहाँ रुक जाए और कल शहर जाए तो परफेक्ट रहेगा। वेडन ने दो लोगों को बात करते देखा और सोचा कि यहाँ से कुछ काम की इन्फो मिल सकती है। उसने थोड़ा ईव्सड्रॉप करने का सोचा ताकि पता चले क्या चल रहा है। विस्पर ऑफ द विंड स्किल एक्टिवेट हो गई। एक आदमी कह रहा था कि प्रॉब्लम पक्का गोब्लिन्स की है। उन्होंने सारा लाइफस्टॉक चुरा लिया है और अब उन्हें एडवेंचर्स को हायर करने के लिए बहुत पैसे देने पड़ रहे हैं, भले ही वो पहले कह रहे थे कि वो खुद संभाल लेंगे। दूसरे आदमी ने कहा कि किसी को चोट भी लग सकती है। आशिर खड़ा होकर सुनता रहा। उनमें से एक ने कहा कि गोब्लिन्स को हराना एडवेंचर्स का काम है और कल सुबह तक सब खत्म हो जाएगा, इसलिए शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। उनकी फीस काफी महंगी थी। वेडन सोचने लगा कि क्या सच में यहाँ गॉब्लिन्स हैं। आम लोगों के लिए वो सिर्फ कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं। वो छोटी मोटी चोरी से शुरू करते हैं, पर जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो गांव पर हमला करते हैं, सामान लूटते हैं और लोगों को खा जाते हैं। इसीलिए जब गॉब्लिन्स का पता चलता है, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स तो यही होता है कि एडवेंचर्स को बुला लिया जाए। वेडन ने सोचा इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। उसके एक साथी ने पूछा कि क्या वो अफवाहें सच हैं कि जेम्स ने जंगल में कोई मॉन्स्टर देखा था। दूसरे ने टोकते हुए कहा कि गांव के बड़े बुजुर्गों ने इस बारे में बात करने से मना किया है। ये कुछ दिन पहले की बात है। जेम्स जंगल में अपने लगाए हुए जाल को चेक करने गया था। एक जंगली जानवर उस जाल में फंस गया था। जेम्स ने एक जंगली सुअर की चीख सुनी और पीछे मुड़ा। जेम्स ने वहां एक गोब्लिन देखा जिसका मुंह फटा हुआ था और वो साइज में एक नॉर्मल ओक से भी बड़ा था। वो उस सुअर को कच्चा चबा रहा था। वेडन ने ऐसा कुछ सुनने की उम्मीद नहीं की थी, एक बड़ा गोब्लिन जिसका मुंह फटा हुआ हो। यंग मैन ने सोचा कि इसे महज एक इत्तेफाक मानना मुश्किल है। उस गोब्लिन को एक तीर से मारा गया जो सीधा उसकी आंख में लगा था। ये उन शिकारियों का काम था जो उस वक्त पास के जंगल में मौजूद थे। एमएनए, जो एक सिल्वर रैंक एडवेंचरर थी, उसने हाथ में धनुष पकड़े हुए थोड़ा झुककर पूछा कि क्या उसकी शूटिंग पहले से बेहतर हो गई है। लोक, जो एक और सिल्वर रैंक एडवेंचरर था, उसने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया। लोकी ने कहा कि एमएनए इतने पास के टारगेट को हिट करके फालतू की शेखी बघार रही है। बाकी एडवेंचर्स ने उन दोनों को लड़ने से मना किया। आखिरकार वो एक मिशन पर थे। आइरिस ने माइल्ड से पूछा कि क्या उसे गोब्लिन्स के कोई निशान मिले। माइल्ड ने इशारा करते हुए बताया कि वहां एक गुफा है जो गोब्लिन्स का ठिकाना लग रही है। आइरिस ने नोटिस किया कि वहां जानवरों और इंसानों की हड्डियों से बना एक टोटम था जो हॉबगोब्लिन्स की हाईएस्ट स्पीशीज का सिंबल होता है। उन्हें सावधान रहना चाहिए ताकि सब कुछ स्मूथली निकल जाए। आइरिस ने आगे कहा कि सबसे पहले उन्हें अंदर घुसने से पहले सारे वार्निंग डिवाइसेस और टोटम्स को तबाह करना होगा। मेज आइरिस ने अपनी पियर्सिंग गेज स्किल एक्टिवेट की। अब सारे एडवेंचर्स अंधेरे में भी बिल्कुल साफ देख सकते थे। आइरिस ने कहा कि अब बिना किसी लालटेन के भी उन्हें अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है। लोक ने कहा कि एक लीडर से यही उम्मीद थी, उस पर हमेशा भरोसा किया जा सकता है। वो लोग सावधानी से इधर उधर देखते हुए गुफा के अंदर घुसे। आइरिस ने पीछे मुड़कर देखा तो एमना ने पूछा कि क्या हुआ। आइरिस ने जवाब दिया कि उसे शायद माना महसूस हुआ है। गुफा के काफी अंदर गोब्लिन्स एक बलि की आग की पूजा कर रहे थे जिसमें उन क्रिएचर्स की हड्डियां थीं जिन्हें उन्होंने खत्म किया था। अचानक एक गोब्लिन के पार एक तीर निकल गया। तीर उसके सर को चीरते हुए निकल गया और वो पीछे गिर पड़ा। एडवेंचर्स चिल्लाते हुए गोब्लिन्स पर टूट पड़े। एमएनए ने कहा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है और वो जल्दी ही काम खत्म कर लेंगे। आइरिस ने एमएनए को वार्न किया कि अपनी गार्ड कम मत होने देना। एडवेंचर्स ने अपने सामने एक दूसरे कमरे का एंट्रेंस देखा। इसका क्या मतलब था? एमएनए ने कहा कि शायद ये हॉबगोब्लिन्स का ठिकाना हो और वो चेक करने चली गई। आइरिस ने उसे याद दिलाया कि अगर कुछ भी हो तो इशारा देना। एमएनए आगे गई और उसने देखा कि बहुत सारे गोब्लिन्स मरे पड़े हैं। इनका ये हाल किसने किया? लोकी उस लड़की के पीछे गया और पूछा कि वहां क्या हुआ था। एमएनए ने कुछ ऐसा सुना जिससे उसकी रूह कांप गई।
इन लोगों ने देखा कि एक मॉन्स्टर अपने ही छोटे भाइयों को खा रहा था। गॉब्लिन्स एडवेंचर्स दंग रह गए। एक विशाल मॉन्स्टर अपनी ही प्रजाति को निगल रहा था। क्या ये कोई म्यूटेंट था? किसी ने नहीं बताया था कि उन्हें ऐसा कुछ मिल सकता है। अब उन्हें इस म्यूटेंट को खत्म करने पर फोकस करना था। अगर ये अकेला है तो वो इसे संभाल सकते थे। आयरिस ने एक्शन प्लान समझाया। आयरिस ने कहा कि एमएनए मॉन्स्टर की राइट आंख पर हमला करेगी। माइल्ड और लोग उसका ध्यान भटकाएंगे और वो खुद उस मॉन्स्टर को खत्म करेगी। एमएनए मॉन्स्टर के जितना हो सके करीब गई और निशाना लगाया। तीर निकला और सीधा राइट आंख पर जा लगा। हर तरफ खून के फव्वारे निकलने लगे और मॉन्स्टर दर्द से कराह उठा। लोक ने मॉन्स्टर पर कूदकर अपनी तलवार से उसके सर पर वार किया। उसी वक्त आयरिस ने अपनी माना एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट की। मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल किया गया। जख्मी मॉन्स्टर ने अपने बड़े हाथ से पास पड़े एक गोब्लिन की बॉडी को उठाया। उसने अपना हाथ घुमाया और वो गोब्लिन तेजी से आयरिस की तरफ फेंका। लोक हैरान था, क्या उसने सच में गोब्लिन को फेंका? उसने आयरिस पर चिल्लाया कि तुरंत नीचे झुक जाए। अचानक एयर रेल स्किल एक्टिवेट हुई और वो उड़ता हुआ गोब्लिन एक रुकावट से टकराया, जिससे उसके उड़ने का रास्ता बदल गया। गोब्लिन की बॉडी गुफा की दीवार से जा टकराई। एडवेंचर के बीच एक बड़ा सा खून का धब्बा पीछे छूट गया। उसी पल एमएनए ने अपने धनुष से कई और तीर दागे और सारे के सारे सीधा मॉन्स्टर के सर पर लगे। मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। एमएनए भागते हुए अपने कमांडर के पास गई और पूछा कि क्या आयरिस ठीक है। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ओके है। आयरिस ने सोचा कि अगर वो गोब्लिन उसे लग जाता तो वो पक्का उसकी मौत हो जाती, पर उड़ते वक्त उसकी ट्रैजेक्टरी अचानक कैसे बदल गई? ये कैसे पॉसिबल था? एमएनए ने कहा कि जो भी हो, मिशन पूरा हो गया और किसी को चोट नहीं आई। अब उन्हें जल्दी से गांव जाना चाहिए ताकि वो अपना इनाम ले सकें। उसी वक्त गुफा के अंधेरे से कोई उन एडवेंचर्स पर नजर रख रहा था। वेर्डन, जो पास ही था, उसने सोचा कि चलो अच्छा है, सब सेफ हैं। उसने डिसाइड किया कि अपनी इनविजिबिलिटी यूज करके देखता है कि आखिर चल क्या रहा है। इस वजह से उसने लेबोरेटरी के रिसर्च ऑब्जेक्ट्स में से एक को नोटिस किया। टावर से भागने के बाद प्रोटैगनिस्ट को जितने भी ऑब्जेक्ट्स मिले थे उन सब में एक चीज कॉमन थी, एक बड़ा सा मुंह जो बिल्कुल किसी जेस्टर की स्माइल जैसा दिखता था। मगर ये गोब्लिन बाकियों से अलग था। दूसरों की तरह इसके पास न तो ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ थी और ना ही ये रीजनरेट कर सकता था। अपने साथियों को खाकर भी ये ताकतवर नहीं बना। शायद ये सिर्फ एक बड़ा गोब्लिन था या फिर कोई फेल हुआ एक्सपेरिमेंट। आयरिस ने डिसाइड किया कि वो अभी नहीं जाएंगे, बल्कि चेक करेंगे कि कहीं कोई गोब्लिन बचा तो नहीं। उसने एमएनए को आसपास नजर रखने को कहा, जबकि लोक और माइल्ड ने दूसरे रास्ते चुने। वेर्डन ने नोट किया कि इस मेज लड़की का माना सेंस काफी अच्छा है और उसे स्क्वाड लीड करना आता है। गुफा में घुसने से पहले ही उसने वेर्डन का माना महसूस कर लिया था। उसने सोचा कि शुक्र है वो उसे पूरी तरह ट्रैक नहीं कर पाई। अचानक गुफा में एक और बंदा दिखा। उसने कहा, क्या मेरे पीछे से यहाँ कोई आया था? आयरिस ने नोटिस किया कि ये आदमी कोई एडवेंचरर नहीं लग रहा। ये कौन था? उसने वार्न किया कि वो और करीब ना आए वरना वो स्पेल यूज कर देगी। उस आदमी ने माफी मांगी कि उसने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया। उसने बताया कि वो इस जगह का गार्जियन है, वही जगह जिसे उन्होंने तबाह कर दिया था। उस अजनबी ने कहा कि मॉन्स्टर को इतना एक्टिव नहीं होना चाहिए था। फिर भी उसने टोटम तक बना लिया और सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ब्रेन मैनिपुलेशन उसके इंस्टिंक्ट्स को पूरी तरह काबू करने के लिए काफी नहीं थी। अजनबी ने पूछा कि क्या एडवेंचर्स को इस गोब्लिन में कुछ अजीब लगा, कोई अलग बिहेवियर। उसने कंक्लूड किया कि एडवेंचर्स की खामोशी देखकर लगता है कि ये मॉन्स्टर बस नॉर्मल से थोड़ा बड़ा था। अगर प्रोफेसर को ये पता चला तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। आदमी ने कहा कि जो हो गया सो हो गया, अब जो ठीक हो सकता है वहां से शुरू करते हैं। इसका मतलब था कि उन सारे एडवेंचर्स को अब यहाँ मरना होगा। आयरिस ने पूछा कि क्या ये बंदा सच में उनसे अकेले लड़ने को तैयार है? अजनबी ने हाँ कहा। उनकी वजह से ये स्पेसिमेन मारा गया और एक्सपेरिमेंट रुक गया। अगर ऐसा ना भी होता तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो बाहर जाकर किसी को इस गुफा के बारे में नहीं बताएंगे। आयरिस ने पूछा कि अगर वो वादा करें कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे तो? अजनबी ने जवाब दिया कि उसे उनकी किसी गारंटी में इंटरेस्ट नहीं है, वो उन्हें किसी भी हाल में जाने नहीं देगा। उस विलन ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि वो सच में उनकी चीखें सुनना चाहता है। उसने पूछा कि उनमें से कौन पहले मरने के लिए तैयार है। किसी ने पीछे से कहा कि यहाँ सिर्फ ये बंदा मरेगा। अजनबी हंसने लगा और बोला कि ये सिर्फ खाली डींगे हैं, पर वो तुरंत अलर्ट हो गया क्योंकि आवाज उसके ठीक पीछे से आई थी। ये कौन बोल सकता है? आवाज ने कहा कि ये बंदा सिर्फ दिखावा कर रहा है और टफ बनने की कोशिश कर रहा है जब वो कहता है कि उसे चीखें सुननी है और पूछता है कि पहले कौन मरेगा। प्रोटैगनिस्ट, एडवेंचर्स और उस अजनबी के बीच में प्रकट हो गया। यंग मैन ने कहा कि वो बीच में नहीं आता अगर इस आदमी ने हद पार न की होती। वो काले कपड़ों वाला आदमी सच में सारे एडवेंचर्स को खत्म करने पर उतारू था। वेर्डन ने नोटिस किया कि इस अजनबी ने गोब्लिन को टेस्ट सब्जेक्ट कहा। उसने किसी प्रोफेसर का भी जिक्र किया जो पर्दे के पीछे था। वेर्डन ने डिसाइड कर लिया कि इसका ताल्लुक पक्का उन जोकर्स से है, उन मॉन्स्टर्स के साथ जिनके मुंह फटे हुए थे। उस अजनबी ने पूछा कि उसके सामने कौन खड़ा है। वेर्डन ने जवाब दिया कि उसे इस सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं लगता। विलन बोला कि इससे कुछ नहीं बदलेगा
ये लड़का फिर भी खत्म हो जाएगा और उसके हाथों मारा जाएगा। वेडन ने मल्टीफायर एरो स्किल यूज की और अजनबी पर हमला बोल दिया। उसी पल एक मोनोपल्सेशन हुई और शॉक वेव की वजह से दुश्मन पीछे जा गिरा। वेडन को समझ आ गया कि उसके अपोनेंट की मूवमेंट स्पीड बढ़ गई है। वो पक्का एनर्जी की मदद से और ज्यादा ताकतवर हो गया था। उसके तलवार के वार पीटे के नाइट्स के मुकाबले हल्के थे, पर उसकी स्पीड उनसे कहीं ज्यादा थी। एक ही झटके में लड़ाई खत्म करना नामुमकिन था, इसलिए उसे अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ी। विलेन ने कहा कि उसका अपोनेंट मैजिक काफी तेजी से यूज कर रहा है, तो अब उसे भी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। वेडन ने विंटर विंड और आइस स्पाइक स्किल्स एक्टिवेट की और साथ ही डबल स्पेल का इस्तेमाल किया। विलेन दंग रह गया, क्या उसका अपोनेंट सच में बर्फ और हवा के एलिमेंट्स एक साथ यूज कर सकता है? उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता था। एक आइस पीक एक्सप्लोजन हुआ और उसके टुकड़े हर तरफ उड़ने लगे। विलेन ने कहा कि देखने में तो ये काफी इंप्रेसिव है, पर अगर अटैक टारगेट तक ना पहुंचे तो सब बेकार है। उस काले कपड़ों वाले अजनबी ने हीरो पर अपनी तलवार से एक जोरदार लंच किया, मगर वेडन ने बड़ी आसानी से उस अटैक को डोज कर दिया। एडवेंचर्स और वो विलेन दोनों हक्का बक्का रह गए। क्या एक मामूली मेज सच में तलवार का वार डोज कर सकता है? उसने इतनी तेजी से रिएक्ट कैसे किया? विलेन ने क्लेम किया कि उसके अपोनेंट ने उसे काउंटर अटैक करने के लिए उकसाया था। ये किसी मेज का नॉर्मल तरीका नहीं है, पर यह ट्रिक दोबारा काम नहीं करेगी। वेडन ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो अब वो एक असली मेज की तरह लड़ेगा। एडवेंचर्स फिर से हैरान हो गए। अचानक उनके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और ऊपर उठने लगी। एडवेंचर्स डर गई, ये उन्हें कितना ऊपर ले जाएगा। आइरिस ने बताया कि ये लैंडस्केप मैनिपुलेशन है। ये स्पेल माना खर्च करने के मामले में काफी बदनाम है, पर यह लड़का इसे असली लड़ाई में यूज कर रहा है। आइरिस ने आगे कहा कि ये एक डबल स्पेल है और इतने बड़े लेवल का मैजिक इतनी तेजी से रीड करना, इसका माना रिजर्व पक्का बहुत ज्यादा होगा। ये लड़ने का एकदम रेयर स्टाइल है। उस लड़की ने ऐसा पहले कभी नहीं सुना था। विलन हैरान था कि उसका अपोनेंट पीछे क्यों हटा। आखिरकार उसने कहा था कि वो मेज की तरह लड़ेगा। क्या उसे सच में लगता है कि ऊपर पहुंचकर वो अनटचेबल हो गया? उस काले कपड़ों वाले अजनबी को समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपोनेंट ने खुद के साथ साथ एडवेंचर्स को भी ऊपर क्यों शिफ्ट किया। इतना सारा माना खर्च होने के बावजूद विलेन ने अपने पैरों की तरफ देखा। क्या आग ने बर्फ को पिघला दिया था? उस यंग मैन ने सोचा कि एकेडमी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स में से भी सिर्फ कुछ ही इस एलिमेंट को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड लेवल मैजिक थंडर स्ट्राइक एक्टिवेट हो गया। ये बंदा आखिर है कौन? आग, बर्फ, हवा और अब ये सबसे बड़ा एलिमेंट ट्रिपल स्पेल। वेडन ने कहा कि वो एक सवाल पूछना चाहता है। पीटे की बारोनी में उस मरे हुए जाइंट गोब्लिन जैसा ही एक ओर्क था। क्या वो दोनों इस प्रोफेसर से जुड़े हुए थे? विलन बोला कि अब उसे समझ आया कि वहां इतनी शांति क्यों थी। क्या उसका राइवल उसके पीछे था? खून से लथपथ उस अजनबी ने पूछा कि क्या वो यंग मैन अर्क से आया है? वेडन अर्क के बारे में सुनकर हैरान रह गया। उसके राइवल ने ये नोटिस कर लिया। इसका मतलब था कि वो यंग मैन उससे इसके बारे में जान सकता था। वेडन ने पूछा कि उसे प्रोफेसर कहाँ मिल सकता है। वो उन एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्टेड था जो वो कर रहे थे। विलेन ने सोचा कि इस बंदे को प्रोफेसर तक पहुंचने देना खतरनाक हो सकता है। उसने डिसाइड किया कि वो दोनों को यही मार देगा, मगर वेडन ने परमिशन ऑफ द अर्थ स्किल एक्टिवेट कर दी। हमारे हीरो को उम्मीद थी कि उन जेस्टर्स के बारे में कोई सुराग मिलेगा, पर आखिर में उसकी मेहनत बेकार गई। वेडन ने एडवेंचर्स की तरफ देखा और डिसाइड किया कि उसे वो काम पूरा करना चाहिए जो उसने शुरू किया था। यंग मैन ने अनाउंस किया कि अब से सारे एडवेंचर्स को उसके ऑर्डर्स मानने होंगे। एडवेंचर्स गुफा से बाहर आ गए। आइरिस उस यंग मैन के पास पहुंची और आइरिस ने कहा कि उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसने ऑर्डर दिया था। उन्हें गांव के एल्डर से एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिला। आइरिस ने अपने सेवियर को रिवॉर्ड वाला बैग थमा दिया और बताया कि जब उसने धमकी दी कि वो म्यूटेंट गोब्लिन वाली बात सबको बता देगी, तो एल्डर ने उनका मुंह बंद रखने के लिए 1 मिलियन एल्कस एक्स्ट्रा दे दिए। एडवेंचर की लीडर ने कहा कि अब जब उनका काम यहाँ खत्म हो गया है तो वो लोग निकल रहे हैं। वेडन ने रिवॉर्ड को बराबर हिस्सों में बांट दिया और एडवेंचर्स से कहा कि वो अपना हिस्सा अपने पास रखें। बैग आगे बढ़ाते हुए यंग मैन ने कहा कि ये उनका कमीशन है। वर्डन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे गांव से लेकर मार्टिस शहर तक एस्कॉर्ट करें। गुफा वाले कांड के बाद वेडन आइरिस की टीम के साथ मार्टिस के लिए निकल गया। रास्ते में टीम लीडर ने मैजिक एलिमेंट्स की थ्योरी और स्पेल्स के बारे में सवाल पूछे। प्रोटैगनिस्ट ने मना नहीं किया और उसके साथ डिस्कशन में लग गया और इस तरह वो शहर पहुंच गए। वेडन ने अंदाजा लगाया कि इतने बड़े शहर में पक्का एक बैंक तो होगा ही। एडवेंचर्स को गिल्ड में कुछ रिपोर्ट्स जमा करनी थी। उन्होंने कहा कि उनकी लीडर यंग मैन को मार्टिस घुमाएगी। लड़की ने पूछा कि जनाब सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे। वेडन ने जवाब दिया कि वो अपना रिवॉर्ड कलेक्ट करके एक मल्टी करेंसी बैंक अकाउंट खुलवाना चाहता है। उसे एक ऐसा कार्ड भी चाहिए था जो एप्पल पे से लिंक्ड हो। आइरिस ने सबसे पहले सिटी हॉल जाने का सुझाव दिया और रास्ता दिखाया। वो इस शहर को अपने हाथ की लकीरों की तरह जानती थी। माइल्ड हैरान था, क्या आइरिस सच में इतनी काम लग रही है? एमएनए भी सरप्राइज थी। क्या ये वही शांत बंदा है जिसने अभी हाल ही में गुफा में मिले उस आदमी को बिना हिचकिचाहट के खत्म कर दिया था?
सबसे पहले पकड़े गए क्रिमिनल्स का रिवॉर्ड सिटी हॉल से मिलता है, इसलिए वर्डन वहां गया। प्रोटैगनिस्ट मुसीबत में फंसने ही वाला था क्योंकि बॉडी बदलने के बाद उसे आईडी बनवाने का टाइम नहीं मिला था। एंट्रेंस पर गार्ड ने रोक दिया और कहा कि बिना आइडेंटिटी प्रूफ के वो अंदर नहीं जा सकता। कम से कम एक आईडी कार्ड तो चाहिए ही था। खुशकिस्मती से बैरन पीटे की गारंटी की वजह से हमारे हीरो को अंदर जाने दिया गया। टाउन हॉल में यंग मैन को बताया गया कि मैसेज पहले ही मिल चुका है। उन्होंने सुना था कि उसने कुछ कमाल का काम किया है। मालिक ने कहा कि पीटे की बारोनी छोड़ने से पहले हेल्ड्रेड ने उसके लिए दरिया दिली दिखाई थी। यंग मैन को इसे पीटे को बचाने के लिए शुक्रिया के तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि उसकी फैमिली बैरन की टेरिटरी में रहती है। वेडन को तोहफे में एक आइडेंटिटी कार्ड भी मिला। इसकी वजह से वो बैंक अकाउंट खुलवा पाया तो सब कुछ बढ़िया हो गया। हीरो के पास पहले से एक अकाउंट था जो वो वेरेंटा में यूज करता था, पर अगर वो उसे यहाँ यूज करता तो टावर का मालिक उसे ट्रैक कर लेता। उसे सावधान रहने और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत थी। वेडन ने कहा कि वो चाहता है कि उसका स्टाफ एक नई फॉर्म में बनाया जाए। ब्लैकस्मिथ ने बताया कि हर चीज ढंग से करने के लिए मटेरियल्स और थोड़ा वक्त लगेगा। वो 3 दिन में तैयार हो जाएगा। वो मार्टिस की भट्टी थी। लोहार ने यंग मैन को स्टाफ थमा दिया और कहा कि वो फिलहाल इसे यूज कर सकता है। आयरिस ने पूछा कि क्या जनाब को स्टाफ्स पसंद है या वैंड्स। यंग मैन ने जवाब दिया कि उसे स्टाफ्स यूज करने की आदत है क्योंकि वो झाड़ू के साथ काफी काम करता था। यंग लोग मार्टिस पब्लिक लाइब्रेरी की बिल्डिंग के पास पहुंचे। वेडन ने पूछा कि क्या यहाँ स्पेल्स पर कोई बुक्स हैं। आयरिस ने कहा कि ऐसी बुक्स होनी तो चाहिए, पर शायद उस लेवल की ना हो जो एक मैजिशियन को सेटिस्फाई कर सके। वेडन ने कहा कि बेसिक बिगिनर लेवल की बुक्स उसके लिए काफी रहेंगी। लाइब्रेरी के बड़े हॉल में वेडन ने ढेर सारी बुक्स सेलेक्ट कर ली। क्लर्क ने कहा कि ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वेडन ने क्लर्क को अपना कार्ड दिया और कहा कि सारी बुक्स का बिल इस अकाउंट से काट लो और उन्हें लोरैक्स होटल के टॉप फ्लोर पर डिलीवर कर दो। एम्प्लॉय ने पूछा कि वो किन बुक्स की बात कर रहा है। वेडन ने जवाब दिया कि उसने जितनी भी बुक्स सेलेक्ट की हैं वो उन सब में इंटरेस्टेड है। क्लर्क ने सोचा कि ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी सेल थी। वर्डन ने अपना रिवॉर्ड ले लिया, बैंक अकाउंट खुलवा लिया, एक स्टाफ ऑर्डर कर दिया और मैजिक की सारी बुक्स रेंट पे ले ली। आयरिस ने कहा कि वो बहुत थक गई है। आयरिस ने मैजिशियन की तरफ देखा और सोचने लगी कि ये आदमी आखिर है कौन। उसने पूछा कि क्या वो उसे हर जगह ले गई है, उन सारी जगहों पर जहां वो जाना चाहता था। वेडन ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज के लिए इतना काफी है। आयरिस हैरान थी, सिर्फ आज के लिए। लड़की को याद आया कि उसने अभी तक उसका नाम नहीं पूछा था, तो उसने पूछा कि वो उसे किस नाम से बुलाए। प्रोटैगनिस्ट ने जवाब दिया कि उसका नाम आशेर है। लड़की उसे जो चाहे बुला सकती है। आयरिस ने सजेस्ट किया कि वो लोग अब इनफॉर्मल टर्म्स पर आ जाएं और थोड़ा खुलकर बात करें। वेडन ने सोचा कि ये लड़की तो कुछ ज्यादा ही जल्दी घुल मिल रही है। आयरिस ने सोचा कि उसके पास एक अच्छा मौका है वो बात जानने का जिसमें उसे बहुत इंटरेस्ट था। उसने पूछा कि आशेर उस गुफा में क्या कर रहा था। वेडन सोचने लगा कि क्या जवाब दे। क्या वो सच बता दे कि उसने उन्हें बस इत्तेफाक से बचा लिया, पर यह सुनने में अजीब लगेगा। उसे कोई बहाना बनाना पड़ा। वेडन ने कहा कि वो उस आदमी का पीछा कर रहा था। आयरिस को लगा ये बात जम रही है। आखिरकार आशेर ने सच में उस आदमी से किसी प्रोफेसर के बारे में पूछा था। क्या आशेर कोई सीक्रेट एजेंट हो सकता है जो किसी शैडोई ऑर्गेनाइजेशन का पीछा कर रहा हो। वेडन ने किताब बंद की और कहा कि उसे इससे ज्यादा कुछ खास नहीं मिला, पर आज के लिए इतना बहुत है। वो लोग वापस जा सकते हैं। आयरिस ने कहा कि वो उसे बाहर तक छोड़ देगी क्योंकि आशेर यहाँ पहली बार आया है। वेडन ने कहा कि उसे कोई एतराज नहीं है। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय कहा। आयरिस ने उसे गुड नाइट विश किया और कहा कि वो कल मिलेंगे। लड़की ने चैन की सांस ली, एक बेंच पर बैठ गई और बोली कि चलो फाइनली काम खत्म हुआ। आशेर सच में एक बहुत अजीब इंसान था। आयरिस ने सोचा कि उसका मैजिक लेवल बहुत हाई है क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स कंट्रोल कर सकता था। इतना सारा माना तो नापना ही नामुमकिन था। इतनी कम उम्र में भी आशेर के पास वो थ्योरेटिकल नॉलेज थी जो एकेडमी के प्रोफेसर्स के पास भी नहीं होती। ऊपर से वो हर चीज ढंग से समझा भी सकता है। लड़की ने सोचा कि इतने हैंडसम फेस के साथ ये लड़का पक्का बहुत पॉपुलर होगा। उसने नोटिस किया कि जब तुम उससे बात करना शुरू करते हो तो आशेर अजीब तरह से टेंस हो जाता है, बिल्कुल किसी स्कैरक्रो से बात करने जैसा लगता है, या शायद वो बस अपने लुक्स पर ही रिलाई करता है। लड़की शर्म से लाल हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका चेहरा उसके दिमाग से निकल क्यों नहीं रहा। मगर एकेडमी से ग्रेजुएट होने और काम शुरू करने के बाद आयरिस जितने भी मैजिशियन से मिली थी उन सब में ये लड़का पक्का सबसे ज्यादा टैलेंटेड था। ऐसे किसी से रोज रोज मुलाकात नहीं होती। आयरिस ने डिसाइड किया कि अगले दिन वो उससे एलिमेंटल मैजिक के बारे में और सवाल पूछेगी। अचानक लड़की के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और साथ ही ब्राइट आग की लपटें निकलने लगीं। आयरिस ने पीछे मुड़कर देखा तो धमाका लोरैक्स होटल में हुआ था। लड़की को याद आया कि आशेर ने कहा था कि वो लोरैक्स होटल में रुका है। आग की लपटों के बीच से एक इंसानी सिलुएट बाहर निकला। आयरिस ने घबराकर सोचा कहीं ये आशेर तो नहीं। बॉस को खबर दी गई कि सेरन मारा गया है। आदमी ने पूछा कि उसे किसने मारा। उसके असिस्टेंट ने बताया कि गुफा में मैजिक के निशान मिले हैं, इसलिए किसी और ने ही उसे मारा है। गुस्से में बॉस ने पानी का गिलास अपने असिस्टेंट पर फेंक मारा।
आदमी थोड़ा शांत हुआ और अपने सबॉर्डिनेट से बोला कि मेरे सामने उल्लू मत बनो। उसने अपना सवाल दोहराया, सेरेन को किसने मारा? असिस्टेंट ने जवाब दिया कि उन्होंने अभी तक किलर को पहचाना नहीं है, पर सबूत मिले हैं कि किसी ने गांव से वो ऑर्डर लिया था। बॉस ने कहा कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, सेरेन काम का बंदा था, तो मतलब वो टेस्ट सब्जेक्ट भी मर गया? असिस्टेंट ने हाँ कहा और ऐड किया कि सेरेन और टेस्ट सब्जेक्ट के बचे हुए सारे निशान मिटा दिए गए हैं। आदमी ने कहा कि जिसने भी सेरेन को खत्म किया है उसका बंदोबस्त करना जरूरी है। आदमी ने सोचा कि पाइप बैरन के वो 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स पहले ही खामोश हैं, अब गॉबलिन और सेरगन भी मर गए। एक्सपेरिमेंट लगभग पूरा हो चुका था। क्या ऐसा हो सकता है कि अर्क के लोगों ने उन्हें नोटिस कर लिया हो? लैब के मालिक ने असिस्टेंट से कहा कि जब तक वो उस बंदे को ढूंढकर खत्म नहीं कर देता जो सेरेन की मौत का जिम्मेदार है, तब तक वापस ना आए। असिस्टेंट ने सोचा कि वो किलर को ढूंढ निकालेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वर्डन अपने पीछे स्टाफ बांधे हुए रूम में दाखिल हुआ। रास्ते में वो एक और किताब पढ़ रहा था। वो कैट से ईयर स्पेल सीख रहा था। यंग मैन हैरान रह गया। क्या ये सच में ऐसे किया जाता है? पहले उस